हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो फाइनली आज के इस लेक्चर में कंपाइलर डिजाइन का यूनिट 4 सिंबल टेबल का कंप्लीट वन शॉट हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी चैनल पे यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड का वन शॉट मैंने अपलोड कर दिया है, जाके आप देख सकते हो। आज के इस लेक्चर में यूनिट 4 पूरा फिनिश करेंगे, राइट। सिंबल टेबल, और इसके अंदर काफी ज्यादा आपको थ्योरी मिल जाएगी, राइट। न्यूमेरिकल इसमें आपको बहुत कम ही मिलेगा, तो आपको अच्छे से इसको समझ लेना है और समझ में भी आपको आ जाएगा 100%, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, राइट। तो देख रहे हो यहाँ पे कितने सारे एरर डिटेक्शन, रिकवरी जो है अभी आगे हम देखने वाले हैं। बहुत अच्छे से समझ में आएगा इसके सारे टाइप्स, इसके रिकवरी मेथड्स, जो कुछ भी है सिलेबस में सब कुछ यहाँ पे मैं कवर करा दूंगा, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। जाके यूनिट फर्स्ट कवर कर लो, यूनिट सेकंड कवर कर लो, यूनिट थर्ड कवर कर लो, देन यूनिट 4 देखना। देखो यूनिट जो है ना आपस में काफी ज्यादा इंटरकनेक्टेड है, रिलेटेड है। मैं आपको हॉनेस्टली बता रहा हूँ सारी चीजें, राइट। अच्छे से अगर समझना चाहते हो, नहीं तो वही चीजें नहीं समझ में आने का कारण वही है कि आप एक बेसिक से, स्टार्टिंग से नहीं देखते कोई भी चीज, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंबल टेबल का कंप्लीट वन शॉट। और इसको स्टार्ट करने से पहले ये चीजें आपको हमेशा याद रखना है पूरे सब्जेक्ट को, जब तक आप पढ़ रहे हो, राइट, कंपाइलर डिजाइन को। तो यही सारे फेजेस हम पढ़ते चले आ रहे हैं। फिर से थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ। यूनिट फर्स्ट के अंदर हमने पूरा इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें कि ये सब फेजेस ऑफ कंपाइलर, पास, सारी चीजें हमने देखा था, ठीक है। सेकंड यूनिट में हमने पार्सर पढ़ा था, जो कि सिंटेक्स एनालिसिस पे ये आपका पार्सर काम करता है, राइट। सिंटेक्स को चेक करता है और उसमें पार्स ट्री जनरेट करता है, सिंटेक्स ट्री बनाता है। तो ये हमने देखा था, ठीक है। थर्ड यूनिट में सिमेंटिक एनालिसिस और इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, इसे बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, राइट। तो ये भी आप जाके देख सकते हो, जो कि आपका एसडीटी को कंस्ट्रक्ट करना था, सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। ओके। अब यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा, अभी आगे आपका फिफ्थ यूनिट है कोड ऑप्टिमाइजेशन जनरेशन का, ये आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। अभी फिलहाल हम सिंबल टेबल पढ़ रहे हैं। यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा, ये जितने भी यहाँ पे फेजेस हैं, राइट। तो इन फेजेस से आपका एक सिंबल टेबल यहाँ पे कनेक्टेड है, एरर हैंडलर कनेक्टेड है। तो इन दोनों को आज के इस लेक्चर में हमें कवर करना है इन डिटेल के साथ। तो पढ़ना हमें यही पूरा है, यही पूरा कहानी है पूरे कंपाइलर डिजाइन की, समझ लो। स्टार्टिंग में ही इस यूनिट फर्स्ट में ही बताया था। अब सिंबल टेबल को पढ़ेंगे। तो अब सिंबल टेबल क्या होता है, क्या रोल प्ले करता है, सब समझ में आएगा, राइट। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिंबल टेबल, एरर हैंडलर, हमें ये पढ़ना है इस यूनिट के अंदर, अच्छे से याद रखना है, राइट। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल अब समझते हैं कि सिंबल टेबल होता क्या है, क्या इसका रोल है, सारी चीजें समझ में आएगी। अच्छा, अभी तक आपने ये नोटिस किया होगा ना, जब मैंने आपको यहाँ पे, हम बीच में आपको बता रहे थे यूनिट सेकंड में भी, यूनिट थर्ड में भी, कि जैसे सिंटैक्स एनालिसिस क्या था, सिमेंटिक एनालिसिस, मैंने आपको क्या बताया था। सिंटैक्स एनालिसिस जैसे यहाँ पे, अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, राइट। जैसे यहाँ पे चलो ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। इंट ए इज इक्वल टू, अगर मैं 10 कर दूँ, राइट, तो ये चीज जो है आपका बिल्कुल सही है कि नहीं। सिंटैक्स इसका सही है, सिमेंटिक भी सही है, यानी सिंटैक्स एनालिसिस भी सही है इसका, और सिमेंटिक एनालिसिस और सिंटैक्स एनालिसिस दोनों सही है। कहने का मतलब ये ओवरऑल ये कोड जो लिखे हो करेक्ट है आपका, 100% करेक्ट है, राइट। तो ये चेक कैसे कर रहा है कंपाइलर, कैसे पता करेगा कि ये चीज आपकी करेक्ट है, राइट। अब सिंपल सी बात है, ये जो आप मतलब वेरिएबल आप डिक्लेयर किए हो, इसका टाइप जो डिक्लेयर किए हो, सिंपल ये सारी चीजें कहीं ना कहीं स्टोर हो रही होगी, राइट। इसीलिए हम सिंबल टेबल को डेटा स्ट्रक्चर कहते थे। यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में फिर से आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा भी है, राइट। जो आपका सिंबल टेबल है वो आपका डेटा स्ट्रक्चर है, और एरर हैंडलर भी आपका डेटा स्ट्रक्चर है, राइट। तो ये कुछ कंटेन कर रहा होगा, तभी से हम डेटा स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको डिफाइन कराता हूँ। सिंपल सिंबल टेबल क्या होता है ना, कि जो भी आप कोड यहाँ पे राइट करते हो, उस कोड के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, राइट, जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, लाइक योर वेरिएबल नेम, योर वेरिएबल का जो टाइप हो गया, राइट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके सिंबल टेबल डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर होता है, जिसे जो कंपाइलर होता है उसे रेफर करता है, राइट, पार्स करने के लिए, राइट, कोड को जनरेट करने के लिए, मशीन कोड को जनरेट करने के लिए। उसी को देख करके, जैसे ये एग्जांपल आपको समझ में आया, राइट। जैसे मान लो हम ये कर दें, ठीक है, अब देखो और समझ में आ जाएगा। जैसे ये हम कर दें, ठीक है, इंट ए इज इक्वल टू हेलो कर दें। अब ये बताओ, जो कंपाइलर जब इसे कंपाइल करेगा, तो क्या आपको एरर देगा कि आउटपुट देगा? सिंपल सी बात है, आपको एरर देगा। क्यों? क्योंकि आपने ए वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट टाइप का, और हेलो आप स्ट्रिंग वहां पे असाइन कर रहे हो। तो सिंपल ना, ये आप कंपाइलर जो होगा सिंबल टेबल में चेक करेगा, और ए का टाइप चेक करेगा। सिंबल टेबल में ए का टाइप इसे इंटीजर मिल जाएगा, और आप वहां पे स्ट्रिंग असाइन कर रहे हो, तो एरर आपको थ्रो करके वहां पे दे देगा, आपको एरर जनरेट करके दे देगा। काफी सारी चीजें होती हैं, एरर को रिपोर्ट करेगा, एरर को डिटेक्ट करेगा, रिकवरी भी वहां पे करता है। इतना कंसेप्ट अभी बस क्लियर आपको करना है कि ये सिंबल टेबल का क्या यूज है, क्लियर हो जाएगा। देखो लिखा है, सिंबल टेबल इज अ data structure and maintained by compiler in order to store information about variable, functions, classes, object, etc. मतलब डिफरेंट जो आप यही थोड़ी ना कोड लिखते हो, क्लास, ऑब्जेक्ट, बहुत सारे कोड वहां पे राइट करते हो, फंक्शन से भी कोड बनता है। तो उन सब के बारे में जो कुछ भी बेसिक इंफॉर्मेशन है, सब सिंबल टेबल के अंदर ही स्टोर होता है, जो कंपाइलर रेफर करता है इस सिंबल टेबल को कंपाइल करते वक्त। समझ रहे हो?
ये होता है सिंपल इसका कंसेप्ट। अब जब सिंबल टेबल आपसे पूछा जाता है तो ये सब फिर से वो जो फेजेस आपने अभी दिखाया जस्ट ना, वो फिर से बना देना। सिंपल बना सकते हो, इससे थोड़ा कंटेंट भी हो जाएगा, तो इस तरीके से भी यहाँ पे बना सकते हो। ये सिंपल यूज किया जाता है टारगेट कोड को जनरेट करने के लिए सिंबल टेबल, ठीक है। कंपाइल करने के लिए कंपाइलर से यूज करता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब फॉर्मेट क्या होता है सिंबल टेबल का, जब हम बात कर रहे हैं कि सिंबल टेबल जो है आपका डेटा स्ट्रक्चर होता है, वो कुछ स्टोर करके रखेगा ये सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसका कुछ फॉर्मेट बेसिक सी बात है होता होगा, क्या क्या स्टोर करेगा, ऐसा थोड़ी ना कि सब कुछ स्टोर कर लेगा, तो कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है। तो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन सिंबल टेबल में स्टोर की जाती है। हियर इज द डेटा टाइप, राइट। वेरिएबल का नेम हो जाएगा, स्कोप हो जाएगा, एड्रेस हो जाएगा, अदर कुछ एट्रीब्यूट्स भी वहां पे हो सकते हैं। तो बेसिक ये सारी इन्फॉर्मेशन सिंबल टेबल के अंदर स्टोर की जाती है। वेरी गुड, राइट। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब इसका फॉर्मेट भी हमने देखा, अब इसका एक एग्जांपल कर लेंगे, 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कुछ बचेगा ही नहीं। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लो, स्टैटिक इंट ए ये हमारे पास डिक्लेयर किया गया है, राइट। फ्लोट बी डिक्लेयर किया गया, दो यहाँ पे मान लेते हैं लाइन ऑफ कोड यहाँ पे राइट किया गया। अब ये चीज़ ना, अब कैसे, अब जैसे मान लेते हैं इंट ए डिक्लेयर किया गया, सपोज करो इंट ए डिक्लेयर किया गया, आगे क्या किया जा रहा है, आगे ए इज इक्वल टू मान लेते हैं ये राइट किया जा रहा है, स्ट्रिंग असाइन किया जा रहा है। तो ये कंपाइलर क्या करेगा, एरर थ्रो कर देगा। कैसे थ्रो करेगा, सिंपल सी बात है, ये लाइन कहीं ना कहीं स्टोर हुई है, राइट। इसके बारे में इंफॉर्मेशन सिंबल टेबल में स्टोर है, वही तो बता रहा हूं आपको कब से। तो यहाँ पे देखो कैसे स्टोर होगा, इसका फॉर्मेट समझो। सीरियल नंबर यहाँ पे एक आपका फील्ड होता है, नेम होता है, टाइप होता है, एट्रीब्यूट होता है। सीरियल नंबर यहाँ पे बेसिकली कि थोड़ा सा मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे सीरियल नंबर यहाँ पे राइट करते हैं, ये बाकी कोई इसका यूज नहीं है। नेम टाइप एट्रीब्यूट ये इंपॉर्टेंट है। नेम यहाँ पे क्या डिक्लेयर, जैसे इस लाइन को हम पहले देख रहे हैं, स्टैटिक इंट ए, तो ए नेम का वेरिएबल है, राइट, या वेरिएबल यहाँ पे दिखा दो। इसका टाइप क्या है, टाइप इंटीजर है, इंट हो गया, और एट्रीब्यूट क्या है, स्टैटिक टाइप का, राइट। तो यहाँ पे वही तो यहाँ पे लिखा है साफ साफ, देखो पीछे मैंने बताया, डेटा टाइप, नेम, स्कोप, एड्रेस। अब ऐसा थोड़ी ना है कि यहाँ पे 5 लिखा गया तो 5 के 5 ही वहां पे होगा, यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे आगे एड्रेस भी हो कि ये इंटीजर ए कहाँ स्टोर है। बाकी यहाँ पे एग्जांपल में मतलब इजी वाला आपको बता रहा हूँ, सिंपल कितने भी वहां पे एट्रीब्यूट वहां पे स्टोर हो सकते हैं सिंबल टेबल के अंदर। बेसिक ये 5 हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं कोड के अंदर, इतने थोड़ी ना होते हैं। तो यहाँ पे ये पहला हो गया आपका स्टैटिक है। जैसे बी हो गया, फ्लोट बी, तो बी वेरिएबल हो गया, टाइप इसका क्या है, फ्लोट है, फ्लोट यहाँ पे हो गया। एट्रीब्यूट में अब कुछ नहीं है तो कुछ नहीं हुआ, सिंपल, ठीक है। तो ये आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो सिंबल टेबल अगर आपसे पूछा जाता है, इसका फॉर्मेट पूछा जाता है, तो इतना आपको एक्सप्लेन करना, और एक दो एग्जांपल लेके आप बता सकते हो। समझ में आई होप आपको आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझते हैं सिंबल टेबल के रिप्रेजेंटेशन के बारे में, ठीक है। सिंबल टेबल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको समझते हैं। तो बेसिकली सिंबल टेबल का रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से हो सकता है, या तो फिक्स्ड लेंथ का होगा या तो वेरिएबल लेंथ का होगा, ठीक है। और जो है आपका कंपाइलर किस सिंबल टेबल के मतलब टाइप को यूज करता है, वेरिएबल लेंथ को यूज करता है या फिक्स्ड लेंथ को यूज करता है, ये भी अभी हम समझने वाले हैं। तो पहले चलो समझते हैं फिक्स्ड लेंथ का। फिक्स्ड लेंथ से ही कुछ क्लियर हो रहा है, इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि इसकी जो सिंबल टेबल की जो लेंथ होगी ना, वो फिक्स्ड होगी। क्या होगी, वो आपकी फिक्स्ड होगी, ठीक है। तो अब चलो इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। द साइज ऑफ द सिंबल टेबल इज फिक्स्ड। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको रिलेट करेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे तभी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो जैसे इंट कैलकुलेट मान लेते हैं, एक लाइन दिया है, इंट सम है, इंट ए बी, इन सबका सिंबल टेबल में वहां पे स्टोर होगा इसी फील्ड में, जो भी फील्ड हमने देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो सीरियल नंबर यहाँ पे कर लेते हैं, और यहाँ पे नेम कर लेते हैं, सारे यहाँ पे एट्रीब्यूट्स को राइट कर लेता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे सिंपल इस तरीके से कुछ सिंबल टेबल यहाँ पे मेंटेन किया जाएगा, राइट। अब ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे यहाँ पे देखो हमारे पास टाइप है, नेम है, अब एट्रीब्यूट नहीं है, तो एट्रीब्यूट को जानबूझ के आपको यहाँ पे लिखना ही है सिंबल टेबल, मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, बट कितने भी एट्रीब्यूट वहाँ पे हो सकते हैं। तभी यहाँ पे 3 ही हमें स्टोर करने सिंबल टेबल में, तो इतने ही करते हैं, इसको कोई जरूरत नहीं है, राइट। तो इंट कैलकुलेट है, तो इन सबको चलो यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। नेम क्या है, कैलकुलेट, यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो CALCULATE, राइट। देखो यहाँ पे समझना, फिक्स्ड लेंथ हम समझ रहे हैं, राइट। जो इसकी साइज होगी ना, इसकी मतलब फिक्स होगी। जैसे मान लेते हैं ये क्या है आपका, देखो यहाँ पे सिंपल क्या है, स्ट्रिंग क्या होता है, सेट ऑफ कैरेक्टर होता है। तो यहाँ पे देखो सेट ऑफ कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पे दिए हुए हैं इस तरीके से, ठीक है। कैलकुलेट का जो भी है, इसका टाइप क्या है, इंटीजर, राइट। सेकंड क्या है, सम, इंट सम, राइट। तो टाइप मान लेते हैं इसका इंट है, सम, यहाँ पे SUM, ये चीज हो गया, राइट, इतना। तो ये इस तरीके से, राइट। तो जितना साइज का ये होगा उतना साइज का ये भी, उतने साइज का नीचे जितने वेरिएबल्स यहाँ पे भी मतलब स्टोर होने वाले, इसमें से A B है ना, तो A हो जाएगा, B हो जाएगा, राइट। तो ये देखो सिंपल A B
इस तरीके से, और ये भी इंटीजर टाइप का है। अब ये देखो यहाँ पे कितना वेस्टेज ऑफ मेमोरी हो रहा है, आपको साफ साफ खुद ही दिख रहा होगा। फिक्स्ड साइज में, फिक्स्ड लेंथ में वेस्ट हो रहा है मेमोरी का। चलो ठीक है, ये तो पूरा इसका मतलब ले लिया जितना भी इसका मतलब साइज होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो ये सब वेस्ट हो रहा है। तो वेस्टेज ऑफ यहाँ पे क्या हो रहा है, मेमोरी, राइट, मेमोरी आपका वेस्ट हो रहा है। सो सिंपल यही है आपका कि फिक्स्ड लेंथ का डिसएडवांटेज भी आप यही लिख सकते हो कि इसमें फिक्स्ड लेंथ का ये मतलब ये है कि इसमें जो साइज होगा वो फिक्स्ड होगा और मेमोरी यहाँ पे वेस्ट होगा। तो ये कंपाइलर बिल्कुल भी इसे यूज नहीं करता। यहाँ पे ए बी मैंने एक में ही कर दिया, इसे यहाँ पे नीचे कर देना, बट है वही सेम चीज, यहाँ पे वेस्ट हो रहा है मेमोरी का, ये देख रहे हो, तो समझ पा रहे हो आप आई थिंक, राइट। तो ये हो गया फिक्स्ड लेंथ का, ये ज्यादातर मतलब ये यूज ही नहीं होता, समझ रहे हो, बस आपको टाइप यहाँ पे बताना है। अब वेरिएबल लेंथ का समझ लेते हैं। वेरिएबल लेंथ में क्या कैसे क्या सीन है, राइट, इसे समझ लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, साइज ऑफ सिंबल टेबल इज वेरिएबल। यहाँ पे सिंबल टेबल का जो साइज होगा ना वो वेरिएबल होगा, राइट, चेंज हो सकता है, और ये क्या है, गुड है, राइट, ये कंपाइलर यूज करता है, ये मेंटेन करता है, ये सिंबल टेबल यूज करता है, ठीक है, वेरिएबल लेंथ का। अब जैसे यहाँ पे देखो सेम एग्जांपल है, राइट, सेम एग्जांपल है। तो अब जैसे इंट कैलकुलेट का है तो डायरेक्ट इसे डायरेक्टली यहाँ पे स्टोर नहीं करेगा सिंबल टेबल में, पहले इसका एक एरे बनाएगा, ठीक है। तो एक एरे यहाँ पे मेंटेन रखता है, राइट। तो इस तरीके से कुछ समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो एक सेकेंड, तो अब यहाँ पे क्या करेगा, जैसे इंट कैलकुलेट स्टोर करना है, ठीक है। तो जैसे देखो CALCULATE कैलकुलेट हो गया, देन यहाँ पे डॉलर, डॉलर डिनोट कर रहा है कि एंड ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिंग हो गया है। सेकंड यहाँ पे होगा SUM, सम हो गया, देन डॉलर, राइट, देन ए हो गया, देन डॉलर, देन बी हो गया, देन डॉलर। इस तरीके से यहाँ पे आपका मतलब एरे में स्टोर होगा। अब ये क्या करेगा, अब ये सिंपल इसका बनेगा ये सिंबल टेबल बनेगा। और सिंबल टेबल कैसे बन रहा है देखो, मतलब कि इंडेक्स दिखा रहा है, यानी ये एरे का इंडेक्स दिखा रहा है। इसके एरे में जब ये पहले सारे मतलब इसको स्टोर किया है वेरिएबल लेंथ का जो सिंबल टेबल है, ये एरे में जब सारे वेरिएबल को स्टोर कर रहा है तो सिंपल सी बात है इसका एरे का कुछ इंडेक्स होता होगा कि नहीं होता होगा, 3 4 5 डॉट डॉट करके इस यहाँ पे एरे का इंडेक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंबल टेबल मेंटेन होगा, उसका फील्ड क्या है, मतलब कि इंडेक्स होगा यहाँ पे, और लेंथ होगा यहाँ पे, टाइप होगा यहाँ पे। अब जैसे कैलकुलेट का स्टोर करना है, ठीक है, कैलकुलेट का स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, 0 है। इसका एंडिंग इंडेक्स देखो, इसका एंडिंग इंडेक्स आपका 9 है, राइट, 9 इज ऑल्सो इंक्लूडेड, मतलब डॉलर इज ऑल्सो इंक्लूडेड, डॉलर ही तो दिखा रहा है कैलकुलेट खत्म हो गया। तो 0 to 9 लेंथ कितना हो गया, 10 हो गया। टाइप क्या था, इंटीजर था, इंट कर दिया। आओ आगे बढ़ो, 10 से देखो, 10 यानी 10 से अब सम का स्टार्ट कर रहे हैं, तो 10 का यानी सम, यानी कि स्टार्टिंग इंडेक्स जो है 10 हो गया। तो 10 से स्टार्ट करो, सम का देखना है ना, तो 12 तक जाना है, तो कितना 12 तक जाना है, लेकिन यहाँ पे डॉलर भी इंक्लूड होगा, बिकॉज यही तो दिखा रहा है कि सम आपका मतलब कि क्या हो गया है, एंड हो गया है। तो 10 to 13 जाना है, दैट इज 14, राइट। तो 4 लेंथ का आपका हो जाएगा, इसका 4 लेंथ का आपका ये हो जाएगा, 1 2 3 4, समझ रहे हो। तो ऐसे इसको करना है, फिर इसका टाइप इंटीजर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो ए बी है, ए बी, तो ए का स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, ए का स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा 14 है, 14 कर दिया। कहाँ पे खत्म हो रहा है, 15 पे, राइट। तो 2 लेंथ हो गया, तो 2 लेंथ कर दिया गया, इंटीजर टाइप का है। बी का देख लो इसी तरीके से, बी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 16 से, 16 लेंथ इसका 2 है। कहने का मतलब वेरिएबल लेंथ में यही है, बेनिफिट यही होता है, देखो कुछ भी यहाँ पे मेमोरी का वेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे इफिशिएंटली हो रही है। तो दैट मीन्स कि ये जो है कंपाइलर इसको यूज़ करता है, ये गुड होता है, ठीक है, बढ़िया होता है। तो इस तरीके से आपको बस एग्जाम्पल यहाँ पे लेकर के कुछ बता देने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगला यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करते हैं, जो कि है ऑपरेशन ऑन सिंबल टेबल, राइट। सिंबल टेबल पे क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। जब भी हम बात कर रहे थे ना, यहाँ पे एग्जांपल मैंने अभी जस्ट आपको यहाँ पे बताया था, जब भी हम बात कर रहे थे कि जैसे इंट ए इज इक्वल टू 10 किया, तो कंपाइल जब हम इसे कंपाइल करेंगे कोड को, तो कंपाइलर इसमें कोई एरर नहीं देगा बिकॉज करेक्ट है, इसमें एरर देगा बिकॉज इसमें एरर है, राइट। तो ऐसा थोड़ी ना है कि अपने आप वो दे देगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे कहने मतलब बहुत सारे ऑपरेशन होते होंगे। जब हमने ये कोड को कंपाइल किया तो कंपाइलर ने क्या किया, वहां पे एक बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं चेक करने के लिए, क्या मतलब कि ये टाइप सही है कि नहीं, राइट। सिंबल टेबल में बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे, तो बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने का मतलब वहां पे इंसर्ट आपका एक ऑपरेशन होता है इंसर्ट करने के लिए, राइट। और लुकअप होता है, जैसे कि जो हम बात कर रहे हैं ना कि जैसे ए जो है, ए का टाइप इंटीजर है, ये लुकअप ऑपरेशन से ही हो पाएगा, देखने के लिए कि क्या इसका ये टाइप है कि नहीं, राइट। ऐसे इसी तरीके से अब नया जैसे सिंबल टेबल, नया जो है कोई भी डेटा सिंबल टेबल में अगर मेंटेन होगा तो वहां पे इंसर्ट से वो इंसर्ट होगा, ठीक है। अब लिखा है यहाँ पे ऐड, अब इसका एग्जांपल अभी देखेंगे आगे ना, तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ऐड अ न्यू एंट्री व्हेन अ वेरिएबल और अ फंक्शन इज डिक्लेयर्ड। इसका जैसे देखो मेथड क्या होता है, इंसर्ट ए इंट।
अब देखो, अगर ये लिखा हुआ है, लाइन ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यही है कि हमें सिंबल टेबल में एक और वैल्यू स्टोर करनी है, जिस वेरिएबल का नाम है ए और उसका टाइप है इंट। कर सकते हो कि नहीं? फिर कर पाओगे इजीली। यहाँ पे आपका ऐसे ही एक नया आ जाएगा फील्ड ए और उसका इंट, राइट? समझ पा रहे हो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ? तो ऐसे ही मतलब ये इंसर्ट का हो गया। यहाँ पे वही लिखा है नेम एंड टाइप। लुकअप यहाँ पे होता है, लुकअप इट मीन्स कि लुकअप आपका ऑपरेशन होगा, राइट? इसके अंदर सिंबल पास किया जाएगा, किस सिंबल को मतलब लुकअप करना है। जैसे लुकअप ए, तो वो सिंबल टेबल से मैच किया जाएगा और रिटर्न किया जाएगा, ठीक है? ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे थर्ड जो ऑपरेशन है डिलीट का, राइट? डिलीट ऑपरेशन। डिलीट मतलब यहाँ पे सिंपल वो आपका जो डेटा होगा, जो फील्ड होगा, वो डिलीट हो जाएगा सिंबल टेबल से, बस यही है। अब जैसे यहाँ पे देखो, अभी एग्जांपल से इसको क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे सर डिलीट, देन सिंबल कोई बताओगे, डिलीट ए, तो ए डिलीट हो जाएगा आपका, ठीक है? स्कोप मैनेजमेंट भी हमारे पास होता है, ये मैनेजमेंट है, राइट? स्कोप मैनेजमेंट, लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल का जो स्कोप है वो भी मैनेज यहाँ पे किया जाता है। तो एग्जाम्पल इसको अभी चलो इसको क्लियर करते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो, इसको अच्छे से आपको समझना है, राइट? इस एग्जाम्पल को, और इससे आपको क्लियर करना है जो भी चीज़ें आपने, जो भी ऑपरेशन अभी आपने पढ़ा, राइट? ऑपरेशन पूछा जाता है तो सबको एक्सप्लेन करना है। ये जो भी मैंने आपको बताया ऑपरेशन, 4 ऑपरेशन है, और ये एग्जाम्पल भी याद रहेगा। इसमें ये लाइन टू लाइन रटना नहीं है, कोडिंग तो आपको आती है, तो कोई भी एग्जाम्पल है ना दिखा देना, ठीक है? अब जैसे यहाँ पे देखो, ये कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे राइट किया हुआ है, राइट? इसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं। यस, अभी दिख रहा है, राइट? देखो, तो जैसे यहाँ पे है इंट वैल्यू है, राइट? एक वेरिएबल आपका डिक्लेयर किया गया है, जो कि क्या है आपका एक ग्लोबल, मतलब ये वेरिएबल बोल सकते हो, जो मेन फंक्शन के बाहर आपका डिक्लेयर किया गया, ये आपका कोई मतलब वेरिएबल आपका डिक्लेयर किया गया है। और यहाँ पे 2 मेथड हैं, एक आपका वन मेथड है, मतलब वन फंक्शन है, और एक आपका 2 फंक्शन है। वन फंक्शन के अंदर, इसको कोड को समझो अच्छे से तभी कर पाओगे। वन का जो फंक्शन है, इसके अंदर देखो, इसके अंदर आपके यहाँ से यहाँ तक इसका ब्लॉक स्टार्ट होता है, यहाँ तक, और इसके अंदर देखोगे तो ये ए बी करके हमारे पास 2 वेरिएबल है। फिर इसके अंदर एक अलग सा स्कोप है, इसके अंदर सी डी है। देन इसके अंदर भी देखो यहाँ पे मतलब एक और ब्लॉक है, देन ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है? तो इसको अच्छे से मैं आपको बता ही देता हूँ। ये हमारे पास एक ब्लॉक हो गया, देन इसके अंदर एक ब्लॉक हो गया, इसके अंदर एक ब्लॉक हो गया, ओके। अगर हम बात करें वन फंक्शन के अंदर, वन फंक्शन के अंदर कितने सारे वेरिएबल हैं, हमें स्कोप के अंदर के वेरिएबल की बात नहीं कर रहे हैं हम खाली वन फंक्शन के अंदर बताओ कौन कौन से आपके वेरिएबल डिक्लेयर किए गए हैं। वन फंक्शन के अंदर कौन कौन वेरिएबल डिक्लेयर किए गए हैं, क्या आप बता पाओगे? बिल्कुल बता पाओगे। वन फंक्शन के अंदर हम देखेंगे इस ब्लॉक से इस ब्लॉक के अंदर, हमें स्कोप के अंदर नहीं बताना, उसके अंदर नहीं जाना है, हमें खाली उस वन के अंदर देखना है। वन के अंदर क्या क्या है, ए है, बी है और ई है, ये तो अंदर है ना, इसे हमें भी नहीं देखना। तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं ये मतलब समझ रहा हूँ, राइट? तो ये चीज़ हो गया, ठीक है? ऐसे आपका यहाँ पे भी है 2 फंक्शन हमारे पास, ये हो गया, और ये चीज़ हमारा ये एक फंक्शन मतलब एक स्कोप हो गया, ठीक है? अब देखो, अब इसका सिंबल टेबल बनाया जाएगा। इसका क्या किया जाएगा, इसका सिंबल टेबल बनाया जाएगा। सिंबल टेबल अब पहले आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पे बनाया गया है, देखो सिंबल्स को समझो। पहले ग्लोबल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे काउंट किया जाता है, ठीक है? जैसे इसको समझो कैसे इसका बनेगा टेबल, राइट? एग्जाम्पल आपको दिख रहा है कि नहीं, एक सेकेंड। ये था आपका इतना एग्जाम्पल, ठीक है? इसी को देख के बनाएंगे, इसी को छापना नहीं है, अच्छे से इसको समझना है कैसे है। तो ये एग्जाम्पल था हमारे पास, ठीक है? अब सिंबल टेबल हम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? किसी भी मतलब एग्जाम्पल का हम क्या कर सकते हैं, सिंबल टेबल बिल्कुल बनाना हमें आ जाना चाहिए इसको पढ़ने के बाद, ठीक है? अब जैसे ये हमारे पास दिया हुआ है, तो अब ध्यान देना, पहले हम ग्लोबल इंफॉर्मेशन को मैनेज करते हैं, फिर लोकल को करते हैं। जैसे अब हमारे पास यहाँ पे देखोगे, इसमें हमारे पास ग्लोबल चीज़ें क्या क्या हैं, इसमें ग्लोबल चीज़ें क्या क्या है, मतलब कि जो बाहर, मतलब कहीं से भी वो एक्सेस हो सकते हैं। जैसे हमारे पास देखो एक क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू है और वेरिएबल है, और इसका टाइप क्या है, इंटीजर है, राइट? ऐसे भी करके दिखा सकते हो, जैसे कि यहाँ नेम, जैसे यहाँ पे हम क्या करते थे पहले, जैसे यहाँ पे कुछ फील्ड का नाम लिखते थे ना, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फील्ड का नाम लिख ही नहीं रहे, यहाँ पे टाइप दिखाओ, फिर यहाँ पे वेरिएबल का नेम, देन इसका आइडेंटिफायर का नेम। तो ऐसे नहीं, हम डायरेक्ट ही यहाँ पे कर रहे हैं, राइट? जैसे यहाँ पे ये चीज़ हम राइट कर रहे हैं, देखो समझो, राइट? ये हो गया। अब जैसे यहाँ पे समझो, यहाँ पे वैल्यू दिया है, वैल्यू क्या है आपका, ग्लोबल है, राइट? मतलब कि ये ग्लोबल एक आपका वेरिएबल है, राइट? तो वेरिएबल हो गया, टाइप इंटीजर है। देन नेक्स्ट आपका वन है, राइट? तो वो वन, ये आपका क्या है, वन आपका एक वेरिएबल नहीं है, राइट? ये आपका फंक्शन है, राइट? और इसका टाइप क्या है, टाइप आपका वॉइड है, ये आपका वॉइड टाइप का है, ठीक है? नेक्स्ट इसी तरीके से अब इसके अंदर की चीज़ें अभी आगे इसको हम करेंगे, ठीक है? वन का एक हमारे पास ग्लोबली अभी हम समझ रहे हैं, बस ऊपर ऊपर से क्या क्या है, वैल्यू था एक हमारे पास, वन हमारे पास एक फंक्शन था, और एक हमारे पास 2 फंक्शन एक हमारे पास है। इसके अंदर क्या है वो सब आगे देखेंगे, अभी हमें नहीं देखना है। तो 2 हो गया, ये भी एक फंक्शन है, ये भी क्या, इसका वॉइड हमारे पास टाइप दिया हुआ है। ये हमारे पास बन गया, ग्लोबल इंफॉर्मेशन हमने राइट कर लिया, ठीक है? ग्लोबली। अब देखो
अब यहाँ पे समझो अच्छे से, जैसे यहाँ पे क्या है, वन के अंदर भी हमारे पास, वन का अंदर, वन एक आपका फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर भी काफ़ी सारे हमारे पास स्कोप मेंटेन है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे देखो, अब पहले आपको करना क्या है ना, जैसे आपका वन फंक्शन है, वन फंक्शन के अंदर, इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था, वन फंक्शन के अंदर कौन कौन आपके वहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर हैं, स्कोप के अंदर नहीं बात कर रहा हूँ, ए है, बी है, ई है, तो इन सब चीज़ों को आप पहले यहाँ पे इसका सिंबल टेबल यहाँ पे मेंटेन किया जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ से आपका क्या क्या है, ए है, ए बी और ई, ये स्कोप वाला नहीं देखना है आपको, ठीक है। तो ए है आपका, बी है और ई है, ठीक है। ए आपका एक वेरिएबल है, टाइप इसका इंटीजर है, राइट। बी भी आपका वेरिएबल है, टाइप इसका इंटीजर है। सी भी आपका एक वेरिएबल है, टाइप इसका इंटीजर है। ये हो गया हमारा एक सिंबल टेबल इस चीज़ का, ठीक है। इतना हमने कर लिया इस तरीके से। अब ये वन का हमने देख लिया, इसके अंदर अभी बाद में देखेंगे। अब हम टू का देखेंगे। टू का भी ऐसे देख लो, टू का जैसे हमारे पास एक्स है, वाई है और क्या है, आर है। ये तो स्कोप का है, इसके अंदर के स्कोप का है ना, वो बाद में देखेंगे। पहले एक्स वाई आर का, सॉरी एक्स वाई आर का बनाना है। क्या बनाना है, एक्स वाई आर का बनाना है। एक्स वेरिएबल है, टाइप इंट है, ये वेरिएबल है इंट है, राइट, और ये वेरिएबल है इंट है। ये आपका एक सिंबल टेबल और बन गया, ठीक है। अब समझो यहाँ पे इसके अंदर, इस टेबल के अंदर क्या क्या थी। अब यहाँ पे आप देखो, सी था, डी था, राइट, ये सारी चीजें थी कि नहीं। यहाँ पे सी डी एफ जी। अब स्कोप वाला बनाना है आपको, तो ग्लोबल से हमने स्टार्ट किया, लोकल इन्फॉर्मेशन पे हम वहाँ पे टेबल बना रहे हैं। तो यहाँ से हमारे दो टेबल बनेंगे, जिसमें कि हमारे पास क्या क्या है, एक हमारा सी डी का बनेगा, एक हमारा एफ जी का बनेगा। तो सी डी का बनेगा, यानी ये आपका वेरिएबल है, ये भी इंटीजर है, ये भी वेरिएबल है, ये भी इंटीजर है। ये एक हमारा सी डी का बन गया, इसे मेंटेन कर लेना, ठीक है। और हमारे पास एफ जी का बनेगा, एफ जी का, ये भी वेरिएबल है, इंटीजर है, वेरिएबल है, इंटीजर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इसका बन गया, इसका वन का कंप्लीट हो गया। अब इसी तरीके से हमारे पास इसका टू का देखो, टू का क्या है, टू का एक ही स्कोप है, पी एंड क्यू। तो एक ही टेबल बनेगा, पी एंड क्यू वेरिएबल है, इंटीजर है, वेरिएबल है, इंटीजर है। ये हमने बना दिया। तो फिलहाल में ना, ये जो आपका बना, राइट, ये आपका है ग्लोबल इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें आपकी लोकल इन्फॉर्मेशन, आपने मतलब टेबल, आपने सिंबल टेबल बना दिया। तो यही है, देखो किस तरीके से। अब यहाँ पे ऑपरेशन का क्या यूज़ है, यहाँ पे ऑपरेशन मैंने नहीं बताया, डायरेक्टली मैंने बना दिया, लेकिन यहाँ पे सारे ऑपरेशन आपके यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। जो कुछ भी ऑपरेशन आपने, इंसर्ट, लुकअप, इन सब आपने पढ़ा ना। अब जैसे मान लेते हैं इंसर्ट का, जो हम यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं ना, ए बी सी, ये सब इंसर्ट से ही हो रहा है। चाहो तो एक एक स्टेप करके आप दिखा दो, बट उस तरह काफ़ी लेंदी हो जाएगा। जैसे इंसर्ट अब हम करने जा रहे हैं ए, और इसका टाइप है इंट, देन आप इंसर्ट करो, एक फील्ड बनाओ, तो ऐसे बहुत लेंदी बना सकते हो। डिपेंड करता है एग्जाम में कितना टाइम है, क्या है, मार्क्स कितना है, तो देख लेना, ठीक है। ऐसे बना देना। और ये जो स्कोप मैनेजमेंट हो रहा है, सारी चीज़ें स्कोप मैनेजमेंट इस ऑपरेशन से हो रहा है। डिलीट करना है तो कोई भी डिलीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो ये चीज़ हो गया, एग्जाम्पल आपको जरूर बनाना है, ये टेबल भी आपको बनाना है। अब यहाँ पे हम अपना अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिंबल टेबल, राइट। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है सिंबल टेबल का, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी यहाँ पे हम समझ लेते हैं। देखो, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिंबल टेबल का कहने का मतलब है कि कितने तरीके से हम जो है सिंबल टेबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो देर आर मैनी वेज टू इम्प्लीमेंट द सिंबल टेबल, बट हियर आर सम मोस्ट कॉमन जो आपके तरीके हैं जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला होता है हमारे पास लीनियर लिस्ट एरे। देखो ये सब थ्योरेटिकल ही है, इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा मैं प्रैक्टिस करके आपको यहाँ पे लिख के नहीं बता रहा हूँ, चीज़ें मैं रीड आउट कर रहा हूँ, इजी लैंग्वेज में लिखा है, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। नोट तो आपके पास रहेगा ही, पढ़ लेना, ठीक है। सो इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे समझ रहे हैं। तो पहला हमारे पास मेथड है लीनियर लिस्ट एरे, दूसरा है सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग लिस्ट, और तीसरा है बाइनरी सर्च ट्री, और चौथा है आपका हैश टेबल। तो चार तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन यानी इम्प्लीमेंटेशन होता है किसका, सिंबल टेबल का। तो लीनियर लिस्ट एरे में कैसे, क्या मतलब है, स्टोर करता है एंट्रीज वन बाई वन, एक लिस्ट में, एक एरे में। एरे तो आपको पता ही है कुछ इस टाइप से, एरे मतलब क्या करता है, वन बाई वन कंटिग्यूअस मैनर में सारे एलिमेंट को स्टोर करता है। उसी तरीके से लीनियर लिस्ट एरे में कहने का मतलब है एंट्रीज जो है ना, जो भी एंट्री है वो एक लिस्ट में वन बाई वन कंटिग्यूअस मेमोरी में, मतलब क्या होगा कि आपका वो स्टोर करेगा। सिंपल होता है ये काफ़ी ज़्यादा, बट बहुत स्लो होता है, राइट, बहुत स्लो होता है। जैसे मान लो ये आपका एरे है, ठीक है, मान लेते हैं एक 0 से 9999, राइट, इतने मतलब मान लेते हैं आपका क्या है कि एरे साइज का एरे है। अब लास्ट पे कुछ एलिमेंट आपको सर्च करना है, आपको बेसिक सी बात है, कोडिंग आती है, आपको पता है कि लास्ट के एलिमेंट को जब हम सर्च करेंगे दैट टेक्स वेरी टाइम, राइट, बहुत ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आने वाला, बहुत बेकार होगा, समझ लो उस केस में, ठीक है। तो ऐसे यही है कि आपका ये बहुत सिंपल तो होता है बट बहुत स्लो होता है, बहुत बेकार होता है, कहने का मतलब इनडायरेक्टली, राइट। सो व्हेन सर्चिंग लार्ज नंबर ऑफ सिंबल, जब हम सर्च करते हैं लार्ज नंबर ऑफ सिंबल पे, जो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये है आपका लीनियर लिस्ट एरे में, इसमें ऑपरेशन हम क्या क्या
परफॉर्म कर सकते हैं, इंसर्ट का, सर्च का, राइट। इसमें हम इंसर्ट कर सकते हैं, इसमें सर्चिंग भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस तरीके से आपको मतलब एग्जाम्पल बनाना है, नेम हो गया, एट्रीब्यूट हो गया, यही दो फील्ड आपके इस इन लीनियर लिस्ट एंड एरे इनमें रिप्रेजेंट किया जाता है, इसमें इंप्लीमेंट करते हैं। नेम में जैसे आपका ID1, ID2, IDN, ये क्या है, मतलब ये नेम मतलब वही सिंपल ABC क्या है, मतलब उसमें स्टोर कर रहे हो, राइट। मतलब कि ABC क्या है, ये स्टोर क्या कर रहे हो, और उसका एट्रीब्यूट डिफरेंट जो भी, जैसे ID1, ID2, ID डॉट IDN है, और एट्रीब्यूट info1, info2 डॉट infoN, मतलब कितने भी यहाँ पे आपके स्टोर हो सकते हैं इस लीनियर लिस्ट में, राइट। अब जैसे मान लो न्यू हमें इंसर्ट करना है, राइट, हमें न्यू इंसर्ट करना है, कोई मान लेते हैं ID6 हो गया या IDN+1 हमें स्टोर करना है, तो यहाँ पे एक अवेलेबल आपकी एक पॉइंटर होता है, वो जिसको पॉइंट कर रहा होता है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, नए फील्ड को, सॉरी नए डेटा को इंसर्ट कर देंगे सिंबल टेबल के अंदर, ठीक है। जो हम बात कर रहे थे कि कैसे वहाँ पे जो हम यहाँ पे इंसर्ट हम जो कर रहे हैं ना, तो इंसर्ट ऑपरेशन यही सिंपल करता है, वो इंसर्ट करेगा अवेलेबल फील्ड पे। और सर्चिंग करना होगा तो हम ऊपर से नीचे यानी टॉप टू बॉटम में हम यहाँ पे सर्चिंग करते हैं। कुछ नहीं आपको यहाँ पे याद रखना है, सिंपल इंप्लीमेंटेशन ऑफ सिंबल टेबल में याद रखना है, 4 मेथड होते हैं लीनियर लिस्ट में, ये सिंपल 1 बाय 1 लाइक का एरे होता है, ये 2 फील्ड मेंटेन करके रखता है, नेम, एट्रीब्यूट, इंसर्ट, सर्च, इसमें ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग लिस्ट समझ लेते हैं। सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग लिस्ट का क्या मतलब है, द सिंबल टेबल, यहाँ पे देखो, द सिंबल टेबल इंप्लीमेंट्स यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। अब ये सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग है ना, तो यहाँ पे भी होगा इसी तरीके से, बट यहाँ पे लिंक्ड लिस्ट, एक लिंक आपका एक अदर फील्ड आ जाएगा जो लिंक करेगा एक दूसरे को, राइट। लिंक लिस्ट आपको पता ही है, राइट, लिंक लिस्ट आपको पता ही है, यहाँ पे नोड होता है, राइट, डेटा होगा, नेक्स्ट का नोड होगा, डेटा होगा, नेक्स्ट का नोड होगा, डेटा होगा, नेक्स्ट का नोड, तो ये लिंक लिस्ट होता है। इसी टाइप से यहाँ पे एक आपका क्या होगा, लिंक, एक अलग अलग फील्ड आएगा जो यहाँ पे कनेक्ट करेगा ईच रिकॉर्ड को, ठीक है। तो आओ देखते हैं सिंबल टेबल लिस्ट कैसे रिप्रेजेंट इंप्लीमेंट होगा। तो जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल आपको बनाना है नेम, एट्रीब्यूट एंड लिंक का, नेम, एट्रीब्यूट एंड लिंक का। नेम वही लिखना है ID1, ID2, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, ये मत करना बिल्कुल भी। अब यहाँ पे ID1, ID2 कुछ भी ले लो, ABCD XYZ कुछ भी लिख लो, यहाँ पे एग्जांपल बस हमें बताना है, ठीक है। तो रटने वाला काम नहीं करना है। तो नेम, एट्रीब्यूट, लिंक 3 फील्ड होता है। लिंक क्यों, क्योंकि ये सेल्फ ऑर्गेनाइज लिस्ट है, और ये कोई से भी करके आप दिखा दो कि किस तरीके से आपस में लिंक है, ठीक है। और यहाँ पे अवेलेबल है, बाकी यहाँ पे वही हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, दूसरा हमने देख लिया सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग लिस्ट में कैसे आपका होगा। थर्ड यहाँ पे है बाइनरी सर्च ट्री, BST। बाइनरी सर्च ट्री में कैसे इसका इंप्लीमेंटेशन होगा, सिंबल टेबल का, राइट। सिंबल्स आर स्टोर्ड इन अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर में, राइट। ट्री स्ट्रक्चर में क्या होगा कि ये आपका मतलब स्टोर होता है जो भी सिंबल होगा, राइट, सिंबल टेबल में। कैसे, जैसे इंट AXY है, राइट। जैसे आपको बाइनरी सर्च ट्री आपको बिल्कुल पता है, ठीक है, कि जो रूट, जैसे रूट मान लेते हैं 50 है, तो रूट के लेफ्ट साइड में इससे मिनिमम वैल्यू ही होगी, जैसे 40 मान लेते हैं, और इससे ग्रेटर यहाँ पे होगा, तो ये क्या है, BST है, बाइनरी सर्च ट्री है, समझ रहे हो। रूट से लेफ्ट साइड में छोटे एलिमेंट होंगे, राइट साइड में बड़े एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पे वही तो किया गया है, एग्जांपल इंट AXY जैसे दिया है। अगर इसका इंप्लीमेंटेशन सिंबल टेबल में बाइनरी सर्च ट्री में हुआ है, तो कुछ इस तरीके से हुआ होगा, जैसे AXY मान लेते हैं, ये इंटीजर करके आपने डिक्लेयर किया कोड में। अगर आपका जो वहाँ पे सिंबल टेबल बाइनरी सर्च ट्री में इंप्लीमेंट हुआ है, तो वो इस तरीके से कुछ रिप्रेजेंट होगा, X यहाँ पे A, यहाँ पे Y। X क्या है, X से बड़ा आपका Y है, X से छोटा A है, तो ये हमारा यही रिप्रेजेंट यहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो ये हो गया। फोर्थ हमारे पास है हैश टेबल। हैश टेबल में हम इसका इंप्लीमेंटेशन करते हैं सिंबल टेबल का। हैशिंग इज द मोस्ट पावरफुल इंप्लीमेंटेशन। हैशिंग आपका बहुत ज़्यादा पावरफुल इंप्लीमेंटेशन टेक्निक है सिंबल टेबल का। इन हैशिंग स्कीम 2 टेबल्स आर मेंटेन, ठीक है। इसमें 2 टेबल आपका मेंटेन होता है, हैश टेबल और सिंबल टेबल। ये देखो, हैश टेबल एंड सिंबल टेबल इसमें आपका मेंटेन होता है। हैश टेबल क्या होता है, हैश टेबल बाद में यहाँ पे देखते हैं कैसे ये बनाया गया है। यहाँ पे सिंबल टेबल, पहले देखो सिंबल टेबल में वही है, नेम, एट्रीब्यूट, लिंक, राइट, लिंक लिस्ट का सारी चीज़ें। तो नेम में सम, इंट कोई मान लेते हैं, इंट सम आपका है, इंट आई है, इंट जे है, राइट। फ्लोट करके कुछ यहाँ पे वेरिएबल का नेम कुछ भी ले सकते हो। तो ये हमारे पास मान लेते हैं सिंबल टेबल आपको क्लियर है। इसका हैश टेबल कैसे बनता है, हैश टेबल सिंपल इट इज़ लाइक एन सिंपल एरे की तरह ही होता है, जो कि लेकिन ये आपका फास्ट सर्चिंग में हो जाता है, ठीक है, बहुत फास्ट सर्चिंग आपकी हो जाती है। जैसे हैश टेबल यहाँ पे बनाया गया है 0 to k-1 तक है। सम यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो वेरिएबल होगा ना, वही वेरिएबल आपके हैश टेबल में स्टोर होंगे, राइट। अब जैसे हमें सर्च करना है, मान लेते हैं सम वेरिएबल को फाइंड आउट करना है, तो हम हैश टेबल से फाइंड आउट करेंगे और ये डायरेक्ट पॉइंट कर रहा होगा उसे, तो फास्ट सर्चिंग ओवरऑल ये हमारे पास हैश टेबल की हो जाती है। आई पॉइंट कर रहा होगा आई को, जे पॉइंट कर रहा होगा जे को, जैसे अदर एट्रीब्यूट्स को वहाँ पे पॉइंट कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हैश टेबल का इंप्लीमेंटेशन हो जाता है। यहाँ पे याद करने वाली बात आपको लास्ट में ये रखनी है,
जो कि आपका ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा आपका हैश टेबल बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, राइट, इंप्लीमेंट होता है। फिर उसके बाद बाइनरी सर्च ट्री होता है, अपोजिट करना है, राइट, रिवर्स करना है। फिर उसके बाद सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग, सबसे लास्ट में लीनियर लिस्ट एरे ये आपका इंप्लीमेंट होता है, जो कि बहुत बेकार होता है, हमने पहले देखा था, स्लो होता है बहुत, ठीक है। तो सबसे पावरफुल, सबसे मोस्ट जो आपका यूज़ होता है दैट इज़ हैश टेबल। तो ये 4 आपको इंप्लीमेंटेशन याद रखने हैं, चारों को एक्सप्लेन करने हैं अगर ये पूछा जाता है देन, राइट। तो ये हमने समझ लिया कैसे इंप्लीमेंटेशन करते हैं सिंबल टेबल का। अब यहाँ पे अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं रन टाइम स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेशन का, राइट। रन टाइम स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है इसे समझते हैं, बहुत अच्छे समझ में आएगा, राइट। देखो इसको एग्जांपल से बताऊंगा आपको। जैसे कोई भी आप कोड राइट करते हो, इंट ए, राइट, इंट ए इज इक्वल टू 5 हो गया, और इंट बी इज इक्वल टू मान लेते हैं 5 हो गया, राइट, और इंट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी कर रहे हो, कुछ भी हो, 2 नंबर को सिंपल ऐड करने का एक बहुत बेसिक प्रोग्राम, राइट। अब जब ये कोड मान लेते हैं आपने सी प्रोग्राम आपने बनाया, जब कोड को आप कंपाइल करते हो तो कभी कभी आपके कोड को ना कि मेमोरी की भी रिक्वायरमेंट होती है। काफ़ी सारे ऐसे मतलब कोड में होता है, या सभी, सिंपल सी बात है, सारे कोड को अगर देखा जाए तो सिंपल सी बात है, बिना मेमोरी के वो एग्जीक्यूट होगा कोड आपका, बिल्कुल नहीं होगा, राइट। तो कोड को मेमोरी की जरूरत पड़ती है, राइट। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे वही लिखा है, जब आपका प्रोग्राम रन करता है ना तो इट यूजेस मेमोरी टू स्टोर थिंग्स लाइक वेरिएबल, फंक्शंस, एरेस। तो यही है सिंपल, अगर आप इंट इज इक्वल टू 5 आपने लिखा है तो ये कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा, सिंबल टेबल में स्टोर होगा। सिंबल टेबल इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर, राइट। तो वो मेमोरी ले रहा होगा, तो सिंपल सी बात है, कोड रन करेगा तो मेमोरी की जरूरत पड़ेगी, मेमोरी लगता है कोड को रन करने में। यहाँ पे वही लिखा है, जैसे वेरिएबल, फंक्शंस, एरेज, ये सब स्टोर होंगे मेमोरी के अंदर ही, ठीक है। रन टाइम स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि हाउ द कंपाइलर मैनेज करेगा मेमोरी को फॉर योर प्रोग्राम व्हिल इट्स रनिंग। जब अब यहीं पे आपका रन टाइम स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब यही है कि कंपाइलर जब इसे कंपाइल करेगा ना, रन करेगा ना, तो कैसे मैनेज करेगा मेमोरी को, मेमोरी कब इसे एलोकेट करेगा, कब इसे डी एलोकेट करेगा, डिफरेंट चीज़ें। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जब आपका प्रोग्राम रन करेगा तब कंपाइलर कैसे मैनेज करेगा मेमोरी को, ये सब इसी के अंदर हमें समझना है, रन टाइम स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। देखो कैसे, हाई लेवल लैंग्वेज आपने राइट किया, प्रोग्राम आपने बनाया, ये आपका हाई लेवल लैंग्वेज सिंपल है, ठीक है। तो आपने हाई लेवल लैंग्वेज राइट किया, अब ये कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइल करेगा, और कंपाइल करने के बाद कौन सा कोड जनरेट करेगा, मशीन कोड या असेंबली कोड, बिल्कुल असेंबली कोड जनरेट करेगा, ठीक है। तो अब ये असेंबली कोड यानी कि टारगेट कोड हो गया, हर मशीन का अपने पास असेंबलर होता है, वो सब हो जाएगा, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज कंपाइलर इनपुट लिया और टारगेट कोड असेंबली कोड में कन्वर्ट कर दिया। अब जब ये आपका प्रोग्राम रन करेगा ना, ये कोड जब रन करेगा ना, तो उस टाइम जैसे देख ही रहे हो, वेरिएबल, फंक्शन, एरे को मतलब इनको स्टोर करने के लिए कुछ मेमोरी की भी जरूरत होगी। तो वो मेमोरी ना ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इस टारगेट कोड को, इस कोड के लिए मेमोरी एलोकेट करेगा, मेमोरी एलोकेट कर सकता है, डी एलोकेट कर सकता है, डिफरेंट चीजें। तो यही होता है ना कि रन टाइम पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए मेमोरी को क्या किया जा रहा है, मैनेज किया जा रहा है, दिया जा रहा है, तो वही है आपका रन टाइम स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर हो जाना चाहिए, इतना मैंने अच्छे से एग्जाम्पल से आपको बताया। फिर से देख लो, जब प्रोग्राम रन करता है तो इन सब मतलब वेरिएबल, फंक्शन, एरेस को स्टोर करने के लिए ज़रूरत पड़ती है मेमोरी की। तो रन टाइम स्टोरेज का मतलब, इस एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब इतना ही होता है, जब कंपाइलर आपका जब आपका प्रोग्राम रन करता है तो कंपाइलर मैनेज करता है मेमोरी को एट रन टाइम। यहाँ पे भी जैसे हमने देखा, ये सब बनाना है आपको, पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इतना देख लिया, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी तो मतलब समझना है ना। तो बिकॉज मेमोरी लिमिटेड, बिकॉज मेमोरी इज लिमिटेड एंड द प्रोग्राम कीप्स नीडिंग space as it runs, so we need a system to allocate memory, deallocate memory। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि प्रोग्राम जब आपका रन करता है ना, कि तो रन करता रहेगा मतलब उसको मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसको मेमोरी मतलब एलोकेट करना, मेमोरी डी एलोकेट करना, ये सारा काम रन टाइम स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेशन का ही होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास है। अब हम यहाँ पे जो अभी हमने बात किया ना कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, इस टारगेट कोड के लिए मेमोरी को रन टाइम पे एलोकेट करेगा, डी एलोकेट करेगा, फ्री करेगा, जो भी। तो वो मेमोरी कैसे होगी, मेमोरी के पार्ट्स कुछ होंगे, राइट, डिफरेंट टाइप्स के कुछ मेमोरीज वहाँ पे ऐसे कुछ डिफरेंट पार्ट्स के डिफरेंट, देखो यहाँ पे सेक्शन में वो मेमोरी आपका एलोकेट हो सकता है, मतलब डिफरेंट एरियाज में, राइट। देखो कैसे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आपको बनाना है टाइप्स ऑफ मेमोरी एरियाज में। यहाँ पे हीप होगा, स्टैक होगा, स्टैटिक, ग्लोबल डेटा होगा, कोड एरिया होगा।
तो कोड एरिया यानी ये आपका लोअर एंड हो गया, टॉप पे आपका ये हायर एंड हो गया, राइट। अब ये आपका स्टैटिक एंड ग्लोबल डेटा जो होगा ये कंपाइल टाइम और सॉरी यहाँ पे स्टैटिक एंड ग्लोबल डेटा जो हो गया और कोड एरिया जो फील्ड होगा ये आपके इस कंपाइल टाइम पे काम करता है, मतलब इसे कंपाइल टाइम पे ही इसको मेमोरी मिल जाएगा, राइट। इंटीजर ए इंटीजर बी ये सब जो है आपका मतलब कि कंपाइल जब करोगे तो उसी टाइम इसको मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। लेकिन समटाइम्स कि काफ़ी सारी चीज कोड का पार्ट ऐसा होगा उसे रन टाइम पे मेमोरी को एलोकेट किया जाएगा, राइट। जैसे लिंक लिस्ट का ही नए नए जब हम लिंक लिस्ट वहाँ पे नोड ऐड करते रहते हैं तो रन टाइम पे मेमोरी वहाँ पे एलोकेट हो रही होती है, राइट। कोडिंग किए हो तो थोड़ी चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, सारी चीज़ क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो वही है यहाँ पे कि रन टाइम पे जो आपका वहाँ पे मेमोरी मतलब एलोकेट होता है वो हीप एंड स्टैक का होता है, हीप एंड स्टैक में, राइट। स्टैटिक एंड ग्लोबल डेटा जैसे कि फिक्स्ड साइज एंड होल्ड कांस्टेंट, जैसे कोई ग्लोबल वेरिएबल हो गया या इस टाइप के जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है ये सब स्टैटिक एंड ग्लोबल डेटा में आता है। कोड एरिया में से कोई फिक्स्ड साइज एंड होल्ड टारगेट कोड हो गया तो वो कोड एरिया होता है, जो हम कोड राइट करेंगे ना वो कोड आपका इसी में होगा, कोड एरिया मतलब फील्ड के अंदर, इस टाइप से। और ये सिंपल जो कि लोअर एंड और हायर एंड हमने देख लिया, तो यहाँ पे यही आपको फील्ड पूरा बनाना है। यहाँ पे जो हम बात अभी कर रहे थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पे क्या करेगा, एलोकेट करेगा टारगेट कोड को मेमोरी, तो वो मेमोरी कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है। इस टाइप से कुछ हमारे पास यहाँ पे मेमोरी होगा, तो ये चीज़ आपको बनाना है। ये कंपाइल टाइम पे हो गया, ये आपका डायनेमिक मतलब कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हो गया रन टाइम पे जो कि होता है, ठीक है। रन टाइम पे हीप एंड स्टैक में ही मेमोरी आपका एलोकेट होता है, समझ पा रहे हो। तो ये हो गया रन टाइम स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। जो रन टाइम स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेशन होता है ये आपके दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, दो कैटेगरीज में। फर्स्ट वन इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ सिंपल स्टैक, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ सिंपल स्टैक एलोकेशन स्कीम, सिलेबस में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, राइट। तो ये चीज़ तो दो टाइप से है, दोनों को इन डिटेल से चलो समझते हैं कि कैसे जो रन टाइम स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेशन है ये दो कैटेगरीज में है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिंपल स्टैक एलोकेशन स्कीम में और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज में। तो यहाँ पे है पहला सिंपल स्टैक एलोकेशन स्कीम। अब देखो इसको चलो समझते हैं कि सिंपल स्टैक एलोकेशन स्कीम का मतलब क्या है। देखो लिखा है यहाँ पे बहुत अच्छे से, व्हेन योर प्रोग्राम रन्स एंड कॉल्स फंक्शंस द मेमोरी फॉर ईच फंक्शंस लोकल वेरिएबल्स पैरामीटर एंड रिटर्न एड्रेस इज स्टोर्ड इन अ स्टैक, राइट। तो स्टोर होता है स्टैक में। दिस मेथड ऑफ मैनेजिंग मेमोरी इज कॉल्ड स्टैक एलोकेशन। जैसे देखो सिंपल मैं एग्जांपल से आपको बताने की कोशिश करता हूँ, राइट। देखो जैसे आपने फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाया होगा, राइट। फैक्टोरियल का आपने प्रोग्राम बनाया होगा, बेसिक वहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लाइन होती है वो मैं खाली यहाँ पे लिखूंगा। फैक्टोरियल का प्रोग्राम जब आपने बनाया होगा तो कुछ इस टाइप से वहाँ पे होता है फैक्ट एन -1। ये कुछ मतलब प्री डिफाइंड चीज़ें तो नहीं है बट ड्राइव की जाती हैं। तो यही आपका मेन लॉजिक होता है जो बार बार आपका वो रिकर्जन में कॉल होता है। जैसे फैक्ट ऑफ N3 अगर हम निकालते हैं, सॉरी फैक्ट ऑफ 3 निकालते हैं तो आंसर हमें 6 रिटर्न करेगा बार बार इसी को कॉल करते वक्त, राइट। ऐसे और आगे एक हम वहाँ पे मतलब रिटर्न मतलब कर देते हैं कि फैक्ट की वैल्यू जैसे वहाँ पे आपका 0 हो जाता है मतलब कि 1 आपका रिटर्न करेगा। तो कुल मिला के इस ये आपका कोड होता है। तो जब भी आपको पता है कोई भी फंक्शन हो गया, कोई भी रिकर्जन जो भी होता है, फंक्शन जो होता है वो स्टैक में आपका मेंटेन होता है। तो यहाँ पे वही लिखा जब आपका प्रोग्राम रन करता है ना, फंक्शन कॉलिंग होती है, तो उन सबके फंक्शन कॉलिंग जब होती है ना तो उसमें जो आपके लोकल वेरिएबल होते हैं फंक्शन के अंदर, जो भी पैरामीटर होते हैं उस फंक्शंस के, रिटर्न टाइप जो रिटर्न जो होता है उस फंक्शन से, वो सब एक स्टैक में मेंटेन रहता है। वो सब एक स्टैक में मेंटेन होता है और वो स्टैक में जब मेंटेन होता है ना तो उसे हम एक्टिवेशन रिकॉर्ड कहते हैं, समझ रहे हो। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिवेशन रिकॉर्ड में आपका वो मेंटेन होता है। जैसे यहाँ पे देखो और वही सिंपल और उसी मेथड को और दिस मेथड ऑफ मैनेजिंग मेमोरी इज कॉल्ड स्टैक एलोकेशन। और उसी स्टैक में कैसे क्या चीज़ आपका स्टोर होगा, पैरामीटर कैसे स्टोर होगा, वहाँ पे फंक्शन कॉलिंग कैसे स्टोर होगी, राइट। उसको मैनेज करना स्टैक के अंदर, उसे हम क्या कहेंगे, स्टैक एलोकेशन स्कीम कहेंगे। जैसे ये एग्जांपल देख लो, इससे क्लियर हो जाना चाहिए। मेन हमारे पास एक फंक्शन है, मेन फंक्शन हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, राइट। मेन फंक्शन हमारे पास है और इस मेन फंक्शन के अंदर हमारे पास एक मान लेते हैं एक फंक्शन है हमारे पास, राइट। देखो यहाँ पे समझो, ठीक है। ये हमारे पास मेन फंक्शन है, मेन के अंदर एक हमारे पास वन फंक्शन है। मेन फंक्शन में आपका कोड आएगा, प्रोग्राम आएगा, फ्लो आएगा, फिर आपका वन फंक्शन को कॉलिंग चली जाएगी। वन फंक्शन हमारे पास यहाँ है, फिर इसके अंदर हमारे पास एक टू फंक्शन है, टू फंक्शन का इंप्लीमेंटेशन यहाँ हुआ है, इसके अंदर बहुत सारे कोड या फर्दर कॉलिंग हो सकती है। तो ये सब मेंटेन कैसे होगा, ठीक है। तो इसका बेसिक कुछ स्ट्रक्चर ये होता है स्टैक को मेंटेन रखने का। स्टैक में जो भी डेटा है इस फंक्शन कॉलिंग की, राइट,
इसको इम्प्लीमेंट करने का, सारी चीज़ें यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे स्टोर होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे टेम्पररी कोई वेरिएबल है, कुछ लोकल वेरिएबल है जो यहाँ पे अगर है तो वहाँ टेम्पररी वेरिएबल स्ट्रक्चर समझ लो। अब इसका एग्जांपल यहाँ पे भी हम देखेंगे करके, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्पररी वेरिएबल आपका स्टोर होगा, फिर लोकल डेटा यहाँ पे स्टोर होगा, फिर यहाँ पे एक्सेस लिंक यानी स्टैटिक लिंक यहाँ पे होगा, मतलब ये रेफर करेगा नॉन लोकल डेटा को। अभी आगे हम लोकल डेटा नॉन लोकल डेटा दोनों में डिफरेंस समझेंगे, समझ में आएगा। तो अभी बस इतना याद रखो, सिंपल स्टैक एलोकेशन स्कीम में क्या होता है, इतने सारे वैल्यूज वहां पे कंटेन किए जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सभी किए जाएं, किए जा सकते हैं, ठीक है। तो टेम्परेरी कोई वेरिएबल होता है, अगर इसमें टेम्परेरी वेरिएबल यहाँ पे जैसे होता नहीं है, जैसे 2 नंबर को अगर आपको स्वैप करना है तो वहाँ पे एक टेम्परेरी वेरिएबल भी यहाँ पे बनाते हो, तो उस टाइप के जो वेरिएबल हो गए यहाँ पे हो गए, ठीक है, यहाँ पे वो स्टोर किया जाएगा, ठीक है। लोकल डेटा यहाँ पे होगा, और यहाँ ये एक्सेस लिंक यानी यहाँ पे नॉन लोकल डेटा होगा। देन यहाँ पे कंट्रोल लिंक यानी डायनेमिक लिंक आपका होगा। डायनेमिक लिंक आपका पॉइंट कर रहा होगा एक्टिवेशन रिकॉर्ड ऑफ कॉलिंग प्रोसीजर को, राइट। आगे भी देखते हैं एक्चुअल पैरामीटर। यहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर क्या है, उस फंक्शन में जो पास हो रहे हैं, राइट। फंक्शन डेफिनेशन, जो फंक्शन डेफिनेशन में जो भी एक्चुअल पैरामीटर है वो चीज़, और यहाँ से रिटर्न वैल्यू रिटर्न करेगा, और 1 बाय 1 वो सब रिटर्न करके देता रहेगा। इसके एग्जांपल से क्लियर करते हैं, समझ में आपको आ जाएगा बेटर तरीके से। देखो यहाँ पे समझो, ठीक है। ये हमारे पास है मेन फंक्शन, हमारे पास है वही सेम है, मेन फंक्शन है। यहाँ पे एक हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक एफ नाम का कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है। एफ इज इक्वल टू फैक्ट3, वही फैक्टोरियल का यहाँ पे प्रोग्राम बनाया गया है। यहाँ पे एक फंक्शन है फैक्ट नाम का, इसमें 3 का फैक्टोरियल निकाला जा रहा है। अब यहाँ पे देखो इसका क्या है, इसका डेफिनेशन यहाँ पे राइट किया गया है। यहाँ पे इंट फैक्ट इंट एन यहाँ पे रिसीव कर रहा है एक्चुअल पैरामीटर, एंड देन इसके अंदर ये कुछ बेसिक कोड लिखा हुआ है जो कि फैक्टोरियल को जैसे हम निकालते हैं तो n इज इक्वल टू 1 होता है तो 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज यही कॉलिंग होती रहेगी, स्टैक में मेंटेन होता रहेगा, और बाद में देखोगे रिटर्न हो जाएगा आपको क्या, 3 का फैक्टोरियल 6। कैसे, देखो ये एग्जाम्पल बना देना है अगर पूछा जाता है। अब देखो जैसे यहाँ पे, जैसे हाँ यहाँ पे समझते हैं, इसको अच्छे से करते हैं, राइट। तो जैसे ये आपको कोड दिख ही रहा होगा, आई होप यस कोड दिख रहा है आपको, राइट। तो अब इसी का हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो देखो अगर आपने थोड़ा सा भी अगर प्रोग्रामिंग मतलब किया हुआ है, सारी चीज़ें आपको समझ में आई होप सो आ रही होगी, सारी कोडिंग रिलेटेड है, राइट। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी होता है कोडिंग में, जो पता होना चाहिए एज अ प्रोग्रामर, राइट। तो अब देखो, अब यहाँ से मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ, राइट। तो अब सबसे पहले मेन के अंदर जो भी आपके यहाँ पे क्या था, टेम्पररी वेरिएबल, लोकल डेटा। टेम्पररी वेरिएबल तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, राइट। लोकल डेटा पर हमें दिख रहा है दैट इज एफ, तो राइट यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोकल एफ, राइट। लोकल वेरिएबल यहाँ पे है एफ आपका है, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे आगे क्या क्या था, लोकल डेटा हो गया। एक्सेस, यहाँ पे कोई नॉन लोकल डेटा कुछ है ही नहीं इस एग्जांपल में। नॉन लोकल डेटा का होता है, समझ में आएगा अभी, जो कि किसी स्कोप के अंदर होता है, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, तो ये भी नहीं लिखेंगे, जरूरी नहीं है कि ये स्ट्रक्चर मैंने बताया तो लिखना ही है, नहीं लिख रहे हैं। देखो यहाँ पे राइट, कंट्रोल लिंक यानी कि यहाँ पे डायनेमिक लिंक होगा जो कि एक्टिवेशन रिकॉर्ड को दिखाएगा, एक्चुअल पैरामीटर देन रिटर्न वैल्यू। अब यहाँ पे रिटर्न वैल्यू डायरेक्ट होगा, और यहाँ पे कुछ है ही नहीं, राइट। मेन की बात मैं कर रहा हूँ, मेन में क्या कोई पैरामीटर है, नहीं है, राइट। तो ये हो गया। देन इसके बाद हमारे पास रिटर्न वैल्यू यहाँ पे होगा, राइट। यहाँ से हमारे पास रिटर्न वैल्यू होगा जो कि यहाँ पे हम राइट करेंगे, अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, राइट। तो अब इसके बाद क्या होगा, फिर से इसके बाद यहाँ पे ये हो गया। अब फिर से हमारे पास स्टार्ट होगा यहाँ नीचे से, राइट। अब डायनेमिक लिंक, अब यहाँ पे डायनेमिक लिंक यहाँ पे राइट करते हैं, यहाँ पे देखो डायनेमिक लिंक है, राइट। तो अब देखो समझो इसको पहले, अब यहाँ पे आगे की फंक्शन की कॉलिंग होगी ना, तो यहाँ पे क्या होगा, उसको लिंक करने के लिए हम एक डायनेमिक लिंक यहाँ पे मेंटेन रखेंगे, राइट। देखो डायनेमिक लिंक हो गया दिस। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो जाके अभी आगे यहाँ पे स्टोर होगी, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं बनाएंगे, ऊपर से रिटर्न होना स्टार्ट होगा अभी, राइट। और यहाँ पे पैरामीटर क्या है, पैरामीटर यहाँ पे है आपका 3 है, पैरामीटर यहाँ पे हो गया आपका 3 हो गया, ठीक है। पैरामीटर 3 हो गया। अब इसके बाद पैरामीटर आपने राइट कर दिया। अब जब ये आपका पूरा कॉलिंग होगा फंक्शन, तो रिटर्न भी होगा लास्ट में, राइट। तो यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, रिटर्न वैल्यू जो होगा कुछ ना कुछ यहाँ पे रिटर्न होकर के आएगा, वो चीज़ यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी, राइट। तो पैरामीटर 3 हो गया, तो रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न होने के बाद फिर से अब यहाँ से फिर से आपकी डायनेमिक लिंक होगी, राइट। अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, सिंपल यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे इतना जो आपने बनाया था एक्टिवेशन रिकॉर्ड फॉर फैक्टोरियल 3 था, ठीक है। यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, राइट। रिटर्न वैल्यू टू आपका डायनेमिक लिंक हो जाएगा, राइट। रिटर्न वैल्यू टू डायनेमिक लिंक दिस, ये जो है आपका एक्टिवेशन, इसको तो कुछ समझना पड़ेगा थोड़ा सा, एक्टिवेशन रिकॉर्ड फॉर फैक्टोरियल 3। अब एक बार जब आपका फैक्ट 3 कॉलिंग होगा, तो देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, 3 × 2 × 1,
तो यहाँ पे इसकी तरह, राइट। तो n की वैल्यू पहले वहाँ पे जब लास्ट में जाओगे तो यहाँ पे देखो कंडीशन ये ट्रू हो जाएगा, तो यहाँ 1 मल्टीप्लाई फैक्ट ऑफ यहाँ पे 3 होगा तो 3 माइनस 2, तो वहाँ पे आपका 2 रिटर्न करेगा, देन आपका 3 रिटर्न करेगा, लास्ट में आपका फिर वहाँ पे 6 हो जाएगा, ऐसे ही वहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिवेशन रिकॉर्ड ये आपका 3 के लिए है, रिटर्न वैल्यू हो गया, राइट। इसके बाद यहाँ पे फिर से डायनेमिक लिंक होगा। अब 3 के लिए आपका एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन गया, ये जो आप देख रहे हो ना इतने फील्ड, डायनेमिक लिंक, पैरामीटर, रिटर्न वैल्यू। एक्टिवेशन रिकॉर्ड में इतनी चीज़ें होती है, अगर आपसे पूछता है एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या बता सकते हो, जिसमें कि डायनेमिक लिंक यानी कि ये चीज़ मतलब कि कंट्रोल लिंक, राइट, जो पॉइंट कर रहा होता है एक्टिवेशन रिकॉर्ड को, कॉलिंग प्रोसीजर को, ठीक है। अब ये आपका एक्टिवेशन रिकॉर्ड हो गया फैक्टोरियल 3 का, फैक्टोरियल 2 का होगा इसी तरीके से, फैक्टोरियल 1 का होगा इसी तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे डायनेमिक लिंक, देन यहाँ पे कुछ होगा, राइट। अभी आगे ऊपर से भी जब रिटर्न होगा ना तो ये सारे फील्ड सभी फिल हो जाएंगे। डायनेमिक आपका ये हो गया लिंक। अब यहाँ पे पैरामीटर की बात कर रहे हैं, पैरामीटर कितना हो जाएगा, 3 आपका हो गया ना, 3 का काउंट हो गया, 3 का मतलब यहाँ पे मतलब पूरा कैलकुलेट हो गया। अब 2 का होगा, ठीक है, 2 का होगा, देन फिर से यहाँ पे रिटर्न होगा, कुछ ना कुछ रिटर्न हो जाएगा, देन फिर से यहाँ पे रिटर्न होगा, आगे भी करके देखेंगे, राइट। देन हमारे पास फिर से यहाँ पे रिटर्न हो गया, यानी रिटर्न से यहाँ से डायनेमिक तक, ये आपका हो गया एक्टिवेशन रिकॉर्ड फॉर फैक्टोरियल 2 क्या, राइट, ये हो गया। फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायनेमिक लिंक यहाँ पे, और यहाँ से पैरामीटर, अब यहाँ पे हो जाएगा पैरामीटर 1 हो जाएगा, देन यहाँ से रिटर्न वैल्यू हो जाएगा। रिटर्न वैल्यू लास्ट में आपका क्या होगा, पैरामीटर 1 के लिए अगर n की वैल्यू 1 होती है तो क्या रिटर्न करेगा, अब देखो यहाँ समझो, n की वैल्यू 1 हो चुकी है, यानी यहाँ पे 1 रिटर्न करेगा। अब ये 1 रिटर्न करेगा ना, अब ये डायनेमिक लिंक जो होगा आपका, देखो ये फैक्टोरियल क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये आपका एक्टिवेशन रिकॉर्ड फॉर फैक्ट 1, समझो इसको, करने की कोशिश करो कैसे यहाँ पे मेंटेन किया जा रहा है। आपसे ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं पूछेगा, बस एक्सप्लेन करने के लिए सिंपल स्टैक एलोकेशन स्कीम कुछ एग्जांपल या यही बता देना, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे, मतलब है आपका एग्जैक्टली, राइट। तो ये चीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये चीज़ अब इस तरीके से आपको दिखाना है, यहाँ से रिटर्न करेगा फैक्टोरियल ऑफ यहाँ पे 2 का है ना, तो यहाँ से आपको रिटर्न वैल्यू 2 मिलेगा, ठीक है, 2 आपका हो जाएगा यहाँ से। अब इसके बाद इसका डायनेमिक लिंक में यहाँ से रिटर्न वैल्यू में क्या होगा, यहाँ से 3 मल्टीप्लाई 2 6 हो जाएगा। अब यहाँ से आपका यहाँ से बात करें डायनेमिक लिंक में यहाँ पे, राइट, तो 6 आपका यहाँ पे रिटर्न हुआ, देन यहाँ से आपका रिटर्न वैल्यू में 6, यानी ये आपके मेन फंक्शन का जो यहाँ पे था, आपका मेन फंक्शन में आपको 6 मिल जाएगा, राइट। 6 इज द आंसर, यानी कि फैक्टोरियल 3 का। ये चीज़ देखो कन्फ्यूज़न आई होप हो ही रहा होगा, ठीक है, तो बट आपको ट्राई करना है, राइट। ऐसे ही या डायरेक्ट भी आपको मैं बताता हूँ कैसे नॉर्मली कर दें, ये तो ठीक है, जो इसमें बताया था स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने पता नहीं क्या क्या यहाँ पे किया, ठीक है। बाकी नॉर्मली जैसे यहाँ पे बताता हूँ, राइट। जैसे देखो शॉर्ट में बताऊँ, जैसे यहाँ पे मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ तो यहाँ मेन फंक्शन हमारा कॉल हो जाएगा, राइट। मेन फंक्शन कॉल हो गया, मेन के अंदर ही हमारे पास क्या है, मेन के अंदर देखो, मेन के अंदर हमारे पास यहाँ पे f एक नाम का वेरिएबल है, और यहाँ से फैक्ट की कॉलिंग हो रही है, विद द 3, राइट। 3 कॉल मतलब कॉलिंग हो जाएगी, देन हमारे पास इसके अंदर आ जाएगा, राइट, इस फैक्ट के अंदर आ जाएगा विद द पैरामीटर दिस, इसके अंदर। अब यहीं पे हमारा बार बार कैलकुलेट होगा, राइट। n की वैल्यू 1 होगा तो रिटर्न हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, राइट। अगर नहीं होता देन हमारे पास n मल्टीप्लाई फैक्ट n-1 कैलकुलेट हो रहा होगा। तो कुछ स्टैक में ना, कहने का मतलब जो भी फंक्शन होता है, जो भी फंक्शन की कॉलिंग होती है, फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन जो होती है ना, वो एक स्टैक के फॉर्मेट में हो रहा होता है, बस इतना आपको याद रखना है, ज़्यादा यहाँ पे परेशान नहीं होना है, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास यहाँ पे है रन टाइम स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेशन का जो कैटेगरीज है, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज का। ब्लॉक स्ट्रक्चर लैंग्वेज का क्या मतलब कैसे है, तो इसमें देखो जो हमने बात किया था ना, यहाँ पे फिर से आ जाओ, यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ पे बात किया था ना कि जो मेमोरी वो एलोकेट करेगा, डीलोकेट करेगा, वो कितने टाइप से वो स्टोरेज को मतलब एलोकेट डीलोकेट करेगा, उसी स्टोरेज को, या तो 2 टाइप के मतलब स्टोरेज को वहाँ पे करेगा, या तो यहाँ पे लोकल डेटा के लिए, नॉन लोकल डेटा के लिए, राइट। लोकल डेटा क्या होता है, जो हैंडल होता है एक्टिवेशन रिकॉर्ड में, राइट, और नॉन लोकल डेटा जो स्कोप इन्फॉर्मेशन को हैंडल करता है। अब देखो नॉन लोकल डेटा क्या होता है, लोकल डेटा क्या होता है, जो भी हमने प्रीवियस में भी देखा था, तो इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो लोकल डेटा तो आपको समझ में आ गया, जो जैसे कोई मेन फंक्शन है तो आपका f इज़ द लोकल डेटा आपका हो जाएगा, ठीक है, मतलब किसी इस स्कोप के अंदर ही आपका कुछ यहाँ पे डिक्लेयर किया गया, तो ये आपका लोकल डेटा होता है, लोकल वेरिएबल बोल सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, सर नॉन लोकल डेटा आपका 2 टाइप्स के हो सकते हैं, स्टैटिक हो सकता है, डायनेमिक हो सकता है। और स्टैटिक
ही आपका क्या है, ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज होता है, हमें यही पढ़ना है, ठीक है। स्टैटिक जो आपका यहाँ पे नॉन लोकल डेटा होता है, स्टैटिक नॉन लोकल डेटा जो होता है उसे ही हम ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज कहते हैं। और डायनेमिक ये हमारे सिलेबस में है नहीं, हमें पढ़ना ही नहीं है, राइट। तो ये चीज़ है। अब जैसे लोकल डेटा नॉन लोकल डेटा हम देख लेते हैं। तो जैसे ए कोई हमारे पास फंक्शन है, इसके अंदर हमने डिक्लेयर कर दिया ए वेरिएबल को, तो ए वेरिएबल यही है हमारे पास क्या, लोकल डेटा, राइट। नॉन लोकल डेटा क्या है, नॉन लोकल डेटा आप ऐसे यहाँ पे टेस्ट नाम का कुछ फंक्शन बनाया गया है, ठीक है। इसके अंदर देखो यहाँ से यहाँ तक, इसके अंदर हमारे पास ए बी करके यहाँ पे हमारे पास एक डेटा हमारे पास डिक्लेयर किया गया है, फिर हमारे पास एक्स वाई है, देन सी डी है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास नॉन लोकल डेटा, हमारे पास ये सारी चीज़ें हमारे पास इसके अंदर जो डेटा है ये नॉन लोकल डेटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आई होप आपको लोकल डेटा नॉन लोकल डेटा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ से ये थोड़ा सा इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं स्टैटिक स्कोप रूल का, राइट। इसका एग्जांपल लेक्सिकल स्कोप को हम समझने की कोशिश करते हैं कि लेक्सिकल स्कोप क्या होता है इस चीज़ को, राइट। स्टैटिक यानी ब्लॉक स्ट्रक्चर स्टोरेज को हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, कैसे होता है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। जैसे स्कोप टेस्ट नाम का एक फंक्शन दिया हुआ है, इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे इंट पी क्यू एक हमारे पास डेटा स्टोर है, देन इसके अंदर हमारे पास एक ब्लॉक है। ये आई थिंक यहाँ से सही से दिख नहीं रहा है, राइट, इसी में मिस्टेक कर दिए हैं। तो देखो जैसे हमारे पास इसको राइट कर लेते हैं, तो यहाँ पे बना लिया सिंपल, ठीक है। तो देखो जैसे हमारे पास एक यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक हमारे पास एक ब्लॉक B1 है, राइट, और एक ब्लॉक इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक है, राइट। ये हमारे पास B2 है, राइट, और ये यहाँ से यहाँ तक हमारे पास B3 है, ब्लॉक B3, और यहाँ से यहाँ तक B4 है, राइट। यही ब्लॉक यहाँ पे मतलब हमने आइडेंटिफाई कर लिया। ब्लॉक स्टोरेज यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ना, ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड स्टोरेज हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसे आप यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे भी स्टैक का ही इम्प्लीमेंटेशन होगा, बट कैसे समझते हैं, देखो ये चीज़ है, राइट। यहाँ पे देखो अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा कि फंक्शन की जो कॉलिंग होगी ना वो मेन से मतलब कि यहाँ से स्कोप टेस्ट से स्टार्ट होगा। अब इन डेटा को कैसे एक्सेस करोगे, देखो जैसे अब यहाँ से ये वाला B1 ब्लॉक स्टार्ट हुआ है, ठीक है। B1 ब्लॉक ही पहले एग्जीक्यूट होगा, ये चीज़, राइट। इसके अंदर आपका इंट पी क्यू है, राइट, तो पी पहले एक्सेस होगा, राइट। पी ब्लॉक B1 का है, ठीक है। फिर क्यू है, राइट, क्यू भी ब्लॉक B1 का है, ठीक है, ये हो गया। फिर इसके अंदर अब देखो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, अब ब्लॉक B2 की बात की जाएगी, इसकी बात की जाएगी, B2, राइट। B2 के अंदर भी P है, तो P हमारे पास B2 का है, राइट। देन इसके बाद यहाँ पे B2 का हो जाएगा, B3 का भी हमारे पास यहाँ पे करना पड़ेगा जो कि है R, राइट, B3। तो एक्सेस कैसे करते हैं हम ये समझ रहे हैं। अब सबसे पहले हम R B3 को एक्सेस कर लेंगे, ठीक है, इन चीज़ को एक्सेस कर लेंगे, फिर P B2 को एक्सेस कर लेंगे, राइट। ये चीज़ हम एक्सेस कर लेंगे, ये चीज़ एक्सेस हो गया, ये चीज़ एक्सेस हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया ना। अब इसके बाद ये चीज़ भी तो है हमारे पास, QST भी तो है हमारे पास। तो एक देखो यहाँ पे ये ऐसे P B1 Q B1 देन Q हो गया। अब ये Q B4 का है, ये B4 का, देन S B4 का है, देन T B4 का, राइट। तो ये चीज़ है, इस तरीके से ये इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये एग्जांपल हमारे पास दिया हुआ था, राइट। देखो मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ, कंफ्यूज अगर किसी पॉइंट पर समझ में ना आ रहा हो तो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जांपल दिया था, इसमें हमें बताना है कि कैसे जो लेक्सिकल स्कोप क्या होता है। लेक्सिकल स्कोप का मतलब आपको पता ही है, जो ब्रैकेट के अंदर जो भी स्कोप दिखाता है। तो लेक्सिकल स्कोप का मतलब होता है कि स्कोप के अंदर स्कोप दिया हुआ है, स्कोप के अंदर देखो स्कोप दिया, उसके अंदर भी, तो ये एक लेक्सिकल स्कोप हम इसे बोलते हैं, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है। बाकी देखो किसी पॉइंट पर अगर आपको कन्फ्यूजन अगर हो रहा हो ना तो मैं आपको बता देता हूँ, तो आपको कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिक यहाँ पे सिंपल आपसे बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंटेशन करके नहीं पूछा जाएगा, राइट। रन टाइम स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, तो ये सब आपको एक्सप्लेन करना है, समझ में आया होगा, राइट। इसमें फिर इसके कैटेगरीज की बात करें, 2 टाइप्स का होता है, सिंपल स्टैक एलोकेशन स्कीम होता है, राइट। कहने का मतलब है कोई भी फंक्शन कॉलिंग होती है प्रोग्राम में तो वो एक स्टैक में उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, राइट। अगर आपने प्रोग्रामिंग किया हुआ है तो चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होगी, राइट, क्योंकि थोड़ा सा प्रोग्रामिंग रिलेटेड ये आपका टॉपिक है। स्टैक में कैसे कोई भी कॉलिंग होती है, एक्टिवेशन रिकॉर्ड कैसे बनता है, राइट। तो ये चीज़ हम समझ लिया, ठीक है। लोकल डेटा नॉन लोकल डेटा हमें समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ पे अपना लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि है एरर डिटेक्शन एंड रिकवरी। सबसे पहले एरर क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, एरर को डिटेक्ट कैसे करते हैं, फिर उसको रिकवरी मेथड समझ लेंगे, ये हमारा फिर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। इसे देख लेते हैं और ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। तो एरर हमारे पास एरर डिटेक्शन एंड रिकवरी का मतलब क्या होता है, राइट। देखो जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, रन करता है, तो बहुत सारे उसमें एरर आते हैं, बहुत सारे उसमें
एरर्स आ सकते हैं, सिंपल सी बात है, पता है। तो व्हेन यू राइट कोड समटाइम्स यू मेक मिस्टेक्स, दीज मिस्टेक्स जस्ट कॉल्ड एरर्स, राइट। कंपाइलर को क्या करना होता है, उस कंपाइलर को ही डिटेक्ट करना होता है, ऑल्सो डिटेक्ट करके उसको हैंडल भी करना होता है, ठीक है। तो ये पूरा डायग्राम आपको फिर से वही जो फेजेस आपने देखा था बनाना है। अब हमने सिंबल टेबल का जो कुछ भी था देख लिया, अब हम एरर हैंडलर के ऊपर आ चुके हैं, इस डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ना है, ठीक है। देखो, एरर हैंडलर इज इक्वल टू आपका क्या होता है, एरर को हैंडल करने का मतलब है कि भैया एरर को डिटेक्ट करो, एरर को डिटेक्ट करने के बाद उसको रिपोर्ट करो, फिर उसको रिकवर भी करना होता है। कभी आपने नोटिस किया होगा, जैसे आपने जो जैसे कि प्रोग्राम में कुछ भी अगर गलती कर देते हो तो वहाँ से जब कंपाइल करते हो तो एरर डिटेक्ट हो जाता है। डिटेक्ट होने के बाद आपको रिपोर्टिंग भी मिलता है कि क्या आप वहाँ पे एरर कर रहे हो, कि हाँ दिस वेरिएबल इज नॉट डिक्लेयर्ड, दिस टाइप्स ऑफ, मतलब कि एक आपको मैसेज मिल जाता है, वो उसी को हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो एरर डिटेक्शन, एरर रिपोर्टिंग आपका ये ऑटोमेटिकली कंपाइल टाइम पे हो जाता है, राइट। तो अब यहाँ पे एरर रिकवरी भी, मतलब एरर को डिटेक्ट करना, उसको रिपोर्ट ही नहीं करना, उसमें कुछ क्या होता है, उसको रिकवर भी करना होता है, उसको क्या करना होता है, रिकवर भी करना होता है। तो एरर डिटेक्शन एंड रिकवरी का ये मतलब है, यानी एरर हैंडलर ही हमें डिटेल से समझना। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से डायग्राम बना देना एग्जाम में, ठीक है। अब यहाँ पे यही समझते हैं कि जो एरर होता है कितने टाइप से हो सकते हैं, ठीक है। एरर बेसिकली आपके दो टाइप्स के होते हैं, कंपाइल टाइम पे एरर हो सकता है, रन टाइम पे एरर हो सकता है, ठीक है। कंपाइल टाइम पे बेसिकली आपके 3 टाइप्स के एरर होते हैं, या तो लेक्सिकल फेज में एरर होगा। अब कंपाइल टाइम पे एरर होने का मतलब है, कंपाइल टाइम पे एरर का होने का मतलब सिंपल यही है कि जो फेजेस हम यहाँ पे पढ़े थे, ठीक है, फिर से दिखाता हूँ, ये फेजेस, ये कंपाइलेशन का ही तो पूरा फेज हम देख रहे थे। तो यहाँ पे इन 3 फेज में अगर कुछ भी एरर आता है तो उसे हम कंपाइल टाइम एरर उसे बोलते हैं। लेक्सिकल एनालिसिस में, सिंटैक्स और सिमेंटिक में, इनमें कुछ भी एरर आएगा, राइट। तो यही हम क्या करेंगे, ये आपका कंपाइल टाइम एरर होगा। और ज़्यादातर ध्यान देना, ज़्यादातर क्या होता है, लेक्सिकल एनालिसिस और सिमेंटिक एनालिसिस, इन दोनों में एरर जल्दी नहीं आता, राइट। इसमें बहुत कम ही चांस होते हैं एरर आने के। सबसे ज़्यादा एरर क्या आता है, सिंटैक्स एनालिसिस में। सिंटैक्स एनालिसिस मतलब कि प्रोग्रामर खुद ही एरर करता है। सिंटैक्स मतलब सिंटैक्स उसने गलत लिख दिया है, राइट। तो सिंपल सी बात है, जैसे उसने लिख दिया इंट एक्स, राइट, एक्स इज इक्वल टू 10 लिख दिया, सेमीकोलन लगाना भूल गया, राइट। तो ये सिंटैक्स एरर है जो कि सिंटैक्स एनालिसिस में आएगा। तो इसी में ज़्यादा टाइप्स के एरर आते हैं, अभी आगे हम देखेंगे, इसको टेबल से अच्छे समझ में आएगा। तो इतने टाइप्स के एरर होते हैं, डायग्राम अच्छे से बनाना है, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट में मैंने बना दिया है। अब यहाँ पे देख लो, ये टेबल आप देख लो, ठीक है, ये अच्छे से बनाना है। अब इसे समझते हैं। देखो, जैसे यहाँ पे क्या क्या है, सिंपल एरर रिकवरी मेथड, हमारे पास डिफरेंट एरर रिकवरी मेथड दिया है, कौन कौन से टाइप्स के एरर हैं, तो ये हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो एरर रिकवरी मेथड हमारे पास क्या क्या है, जैसे पैनिक मोड है, फ्रेज लेवल मेथड है, एरर प्रोडक्शन है, ग्लोबल प्रोडक्शन है, यूजिंग सिंबल टेबल भी यहाँ पे हम एरर को रिकवर कर सकते हैं। अब जैसे लेक्सिकल फेज एरर की बात करते हैं, लेक्सिकल फेज एरर अभी क्या है डिटेल से समझेंगे। तो जो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा एरर इस टेबल में आपको कहाँ दिख रहा है, मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा एरर आपको सिंटैक्स इसी में आएगा, यानी सिंटैक्स मतलब जो आपका एनालिसिस में उसी में एरर आएगा, राइट। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सिंटैक्टिक फेज भी एरर बोल सकते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे देखो, ये मैंने आपको बताया कि नहीं बताया, सिंटैक्टिक फेज एरर भी बोल सकते हैं, जो कि सिंटैक्स एरर ही वही सिंपल होता है, कुछ नया नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपल। तो सबसे ज़्यादा इसी में देखो एरर आ रहे हैं, और सिंपल सी बात है, अगर लेक्सिकल फेज में एरर आता है तो उसको हम पैनिक मोड से उसको क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। सिंटैक्टिक फेज एरर आता है, उसको भी कर सकते हैं, उसको फ्रेज लेवल से भी कर सकते हैं, उसको एरर प्रोडक्शन से भी, उसको ग्लोबल प्रोडक्शन से भी। तो इसी में बहुत ज़्यादा एरर आते हैं। और इसमें देखो सिमेंटिक फेज एरर बहुत कम ही आते हैं, राइट, ये भी, जो कि सिंबल टेबल से इसको हम क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एरर आपके इसी में आते हैं। ये टेबल भी आपको अगर एरर डिटेक्शन रिकवरी का कुछ भी आता है तो बनाना है। अब समझते हैं लेक्सिकल फेज एरर क्या होता है, 1 बाय 1, जो भी यहाँ पे टेबल में हमने देखा ना, तीन यहाँ पे देखा था, अब इन्हीं को हमें क्या करना है, इन डिटेल से समझना है। तो लेक्सिकल फेज एरर क्या होता है, राइट, बताया था आपको, ये पहले भी एरर वाले क्वेश्चन आ चुके हैं यूनिट फर्स्ट में, मैंने आपको शॉर्ट में बताया था, बट डिटेल्स यहाँ पे समझना है। तो लेक्सिकल फेज एरर क्या होता है, जो लेक्सिकल एनालिसिस के दौरान एरर जनरेट करता है। और लेक्सिकल एनालिसिस क्या करता था कि जो आपके कोड को ना मतलब कि स्कैन करेगा, और 1 बाय 1 कैरेक्टर वाइज उसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा कि मीनिंगफुल यूनिट में, जिसे हम टोकन कहते थे। तो अगर वो टोकन में कन्वर्ट ना कर पा रहा हो तो सिंपल सी बात है, लेक्सिकल फेज पे कुछ एरर आ गया, ठीक है। तो वही है, जैसे एक्सक्लूडिंग लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर, पहला कारण ये हो सकता है लेक्सिकल फेज एरर में कि एक्सक्लूड हो गया लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर। जैसे कहने का मतलब है, इंट इज इक्वल टू सम आपने डिक्लेयर कर दिया, जो कि करेक्ट है, राइट।
इंट इज इक्वल टू आपने ए डिक्लेयर कर दी, ये भी करेक्ट है। एक्सक्लूडिंग लेंथ का मतलब है, लेंथ ऑफ द आइडेंटिफायर का मतलब है कि आपने आइडेंटिफायर का नाम इतना बड़ा सिलेक्ट कर दिया, राइट। मान लेते हैं एस यू एम 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 एम, इतना बड़ा आपने आइडेंटिफायर बना दिया कि वो एक्सीड कर गया। जैसे सी लैंग्वेज की बात करें, सी लैंग्वेज में 31 कैरेक्टर ही वहाँ पे एज आइडेंटिफायर डिक्लेयर कर सकते हो, इससे एक भी बाहर जाओगे तो आपको एरर मिल जाएगा। तो यही है सिंपल, आइडेंटिफायर छोटा होना चाहिए, सिंपल आपको पता है। तो अपीयरेंस ऑफ इलीगल कैरेक्टर, और ये भी है जैसे अब जैसे आपने इंट इज इक्वल टू 5b, सॉरी इंट 5b आपने डिक्लेयर कर दिया, ये भी मतलब डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, तो ये भी एक एरर आपका आ जाएगा लेक्सिकल फेज एरर में। कैसे एरर आ जाएगा, तो लेक्सिकल एनालिसिस क्या करेगा, इन सबको आपको बताया था स्टार्टिंग में, इन सबको टोकन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। तो इनका जब टोकन बनाएगा ना, तो वो ग्रामर ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, तो वो एरर थ्रो करेगा, लेक्सिकल फेज एरर वो थ्रो करेगा। अनमैच्ड स्ट्रिंग और कमेंट, अब इसके कुछ यहाँ पे दिए हैं एग्जांपल, ये सब राइट करना है, थ्योरी है पूरा, राइट। तो मेन फंक्शन में देखो इंट ए हो गया, ए डिक्लेयर किए हो सही है, लेकिन आपने कॉपीराइट का सिंबल डिक्लेयर कर दिया जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। डॉलर भी आपका ये एरर है, राइट। अब देखो यहाँ पे कमेंट का भी एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपने क्लोजिंग कमेंट लगाया है, बट यहाँ पे ये वाला कमेंट नहीं लगाया, तो ये भी एक एरर थ्रो करेगा कि आपने ओपनिंग कमेंट नहीं लगाया, तो ये भी एरर दे देगा, ठीक है। जैसे ए इज इक्वल टू 10 किया, सेमी कॉलन आप नहीं लगाए, ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम है। तो बहुत सारे इसमें एरर हैं, तो कुछ भी एरर आपको वहाँ पे दिखा देना है, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे कुछ एरर है, एक्सक्लूडिंग लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर, अपीयरेंस ऑफ। अब ये सब जब यहाँ पे कंपाइलर कंपाइल करेगा फर्स्ट फेज में, लेक्सिकल एनालिसिस फेज में ना, तो इसको टोकन में कन्वर्ट कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। इसके रिकवरी मेथड क्या क्या होते हैं आपको बताया था, यहाँ पे देखो पैनिक मोड मेथड होता है। तो पैनिक मोड मेथड हम समझते हैं, यहाँ पे पैनिक मोड मेथड क्या होता है, सिंपल इज पैनिक मोड मेथड इज अबाउट स्किपिंग इनकरेक्ट कैरेक्टर्स अंटिल द कंपाइलर फाइंड्स समथिंग वैलिड। देखो इंट 5b, राइट, 5b ये दिया हुआ है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे ये आपका सिंपल सी बात है, गलत है, राइट, गलत डिक्लेरेशन किया गया है। तो यहाँ पे पैनिक मोड ये कह रहा है कि पैनिक मोड मेथड से क्या होगा ना कि कंपाइलर स्कैन करेगा, कंपाइलर क्या करेगा, स्कैन करेगा, और जो इनकरेक्ट कैरेक्टर होगा ना उसको स्किप करेगा, तब तक स्किप करेगा जब तक सही कैरेक्टर उसे नहीं मिल जाता, सही वैलिड कुछ नहीं मिल जाता, ठीक है। तो ये स्कैन करेगा, यहाँ पे आएगा आपका सही है, यहाँ पे आएगा तो उसे इनवैलिड मिल जाएगा, सिंपल सी बात है, इसे स्किप कर देगा। अब तब तक स्किप करता रहेगा, इसे भी स्किप कर देगा, तब तक स्किप करता रहेगा जब तक उसे कुछ वैलिड नहीं मिल जाता, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, राइट। तो ये चीज़ है। तो जैसे इंट 3 सम दिया हुआ है, राइट, जैसे यहाँ पे देखो ये वाला आपको बनाना है, जैसे इंट 3 और सम इज इक्वल टू 10 ये दिया हुआ है, ठीक है। अब ये आपका यहाँ पे कंपाइलर से कर देगा, ठीक है, यानी आपका करेक्ट है। यहाँ पे आया स्टार्ट, इससे नहीं हो सकता, ग्रामर ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेटिस्फाई नहीं करेगा, इससे स्टार्ट थोड़ी ना होता है वेरिएबल करने में, ये कट कर देगा, स्किप कर देगा, ये भी स्किप कर देगा। अब जब तक आपको यहाँ पे सही नहीं मिल जाता तब तक वो स्किप करता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो सही मिल गया, अब यहाँ से भी सही, यहाँ से भी। अब ये आपका इंट इज इक्वल टू 10 ये इस तरीके से कुछ दिया हुआ है, ये सही हालांकि अभी भी नहीं है, लेकिन इस तरीके से कहने का मतलब पैनिक मोड जो है सिंपल स्किप करता है इनकरेक्ट कैरेक्टर्स को अंटिल द कंपाइलर्स फाइंड समथिंग वैलिड, इस तरीके से, ठीक है। तो एग्जांपल करके कुछ दिखा देना यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे हमने देख लिया, पहला लेक्सिकल फेज एरर देख लिया, आप सिंटैक्टिक फेज एरर समझते हैं। सिंटैक्टिक फेज एरर मतलब कि वही सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स जो प्रोग्रामर गलती करता है, ठीक है। तो इसमें मिसिंग पैरेंथेसिस हो सकता है, जैसे इस तरीके से आपने कुछ लिखा, इफ एल्स लाइक सॉरी इफ दिस और क्लोजिंग ब्रैकेट भूल गए आप, तो ये मिसिंग हो गया, राइट। मिसिंग पैरेंथेसिस, मिसिंग ऑपरेटर हो गया, राइट। जैसे ए प्लस बी सी, राइट, जैसे आप कर रहे हो ए प्लस बी सी कर दिया आपने, तो इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा, कंपाइलर खुद नहीं समझ जाएगा कि मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो, राइट। इस तरीके से सही है, ये गलत है, राइट। तो यही सिंपल यहाँ पे है, ये भी मिसिंग ऑपरेटर हो गया। मिस स्पेल्ड कीवर्ड का मतलब जैसे यहाँ पे मान लो स्विच केस का कुछ प्रोग्राम बनाना चाहते हो, तो स्विच आप कुछ इस तरीके से लिख दिए, ये कौन सा स्विच है, राइट, ये आपका कीवर्ड गलत है, आपने मिस स्पेल्ड कर दिया, तब भी आपका ये सिंटैक्टिक फेज एरर में आपको मिल जाएगा। कॉलन की जगह सेमी कॉलन की जगह वहाँ पे कॉलन लगा दिए हो, राइट, इस तरीके से कुछ लिख दिए हो जो कि गलत है, ये आपका सही है। तो ये सब आपका क्या होता है, एक्स्ट्रा कुछ ब्लैंक स्पेस आप दे दियो, तो ये सब आपका सिंटैक्टिक फेज एरर के अंदर आ जाता है। एग्जांपल यहाँ पे है, ये दिया हुआ है सिंपल, ठीक है, एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। तो जैसे कोई भी देख सकते हो, यहाँ पे मिसिंग है क्लोजिंग, तो यहाँ पे ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस आपका मिसिंग है, तो ये आपको सिंटैक्टिक फेज एरर में मिल जाएगा, ठीक है। सिंटैक्टिक एरर रिकवरी की मैं बात करूं, राइट, जैसे यहाँ पे सिंटैक्टिक में ही बहुत सारे एरर आपके आते हैं, ठीक है। तो इसी की रिकवरी हम पूरा समझेंगे, पैनिक मोड, फ्रेज लेवल, एरर प्रोडक्शन, ग्लोबल और प्रोडक्शन, राइट। तो अब देखो 1 बाय 1 समझते हैं, राइट। सिंटैक्टिक फेज में जो भी एरर आपका आता है उसके लिए रिकवरी में 4 होते हैं, पैनिक मोड, फ्रेज लेवल, एरर प्रोडक्शन होता है और ग्लोबल करेक्शन होता है, इसे समझते हैं।
पैनिक मोड में मैं फिर से वही बता रहा हूँ, यहाँ पे भी वही है, स्किप करो सिंबल को अंटिल अ सिंक्रोनाइजिंग टोकन लाइक कॉलन या ये पैरेंथेसिस आपको ना मिल जाए, तब तक वहाँ पे आपको क्या करना होता है, मतलब स्किप करना होता है। जैसे कि इफ़ एक्स ग्रेटर देन एल, सॉरी एक्स ग्रेटर देन 10, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, इफ़ एक्स ग्रेटर देन 10 हो जाएगा, क्लोजिंग यहाँ पे मिसिंग है, राइट। अब यहाँ पे क्या करेगा, कंपाइल स्किप करेगा तब तक जब तक इसे कुछ मिल नहीं जाता, मतलब कि इट फाइंड सेमी कॉलन, ये सब को स्किप कर देगा, राइट। ये तब तक स्किप करता रहेगा जब तक इसे सेमी कॉलन नहीं मिल जाता। यहाँ पे ये लिखा है पैनिक मोड यही करता है, प्रीवियस मैंने एग्जाम्पल में आपको बता दिया उस तरीके से, एग्जाम्पल बस दिखाना है आपको। फ्रेज लेवल रिकवरी का क्या करेगा, रिप्लेस करेगा और इंसर्ट करेगा फ्यू टोकन्स टू फिक्स द प्रॉब्लम एंड कंटिन्यूस। कंपाइलर क्या करेगा, इस फ्रेज लेवल रिकवरी में कंपाइलर खुद इंसर्ट कर देता है वहाँ पे जो भी मिसिंग चीज़ें होती हैं। जैसे इफ़ एक्स ग्रेटर दैन 10 है तो क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिसिंग है, तो यहाँ से कंपाइलर इंसर्ट करेगा इफ़ एक्स ग्रेटर दैन 10 क्लोजिंग टू फिक्स द स्ट्रक्चर, अब फिक्स हो जाएगा, ठीक है। एरर प्रोडक्शन में क्या होगा, ऐड करेगा एक्स्ट्रा ग्रामर यानी अगुमेंटेड ग्रामर वहाँ पे ऐड कर देगा, एंड मेक एन अगुमेंटेड ग्रामर, बताया आपको, पास द इनपुट को पास करने के लिए, राइट। ये एरर प्रोडक्शन आपका होता है। अ रूल लाइक इफ एक्स क्लोजिंग पैरेंथेसिस है कैन बी एडेड जस्ट टू कैच द मिसिंग ओपन, राइट, एंड गिव अ हेल्पफुल मैसेज। तो ये एरर प्रोडक्शन भी आपका एक सिंपल एक टाइप होता है, याद रखना है। ग्लोबल करेक्शन की बात करें, द कंपाइलर ट्राइज टू फाइंड द स्मॉलेस्ट सेट ऑफ चेंजेस, इंसर्ट, डिलीट, रिप्लेस टू मेक द इनपुट करेक्ट। वो सारे ऑपरेशन को वहाँ पे मतलब कि परफॉर्म करेगा और चेक करेगा ग्लोबली क्या वहाँ पे एरर जनरेट हो रहा है। ये प्रैक्टिकल नहीं है, जो आपका ग्लोबल करेक्शन है ये इट इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, राइट। ये आपका प्रैक्टिकल रिकवरी मेथड नहीं है, ये आपका जस्ट थ्योरेटिकल यहाँ पे है, लिखा भी है, ठीक है। तो ओवरऑल आपका पैनिक मोड हो गया, फ्रेज लेवल रिकवरी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आपको अच्छे से एग्जाम्पल से बताने, बाकी इसको आपको बस एक्सप्लेन कर देना है कि एरर प्रोडक्शन क्या है, ग्लोबल करेक्शन क्या है, ये हमने देख लिया। अब इसके बाद थर्ड हमारे पास है, थर्ड एरर क्या है यहाँ पे देखते हैं। लेक्सिकल फेज एरर हमने देखा, सिंटैक्टिक फेज एरर देखा, सिमेंटिक फेज एरर यहाँ पे हम देखते हैं। सिमेंटिक फेज एरर क्या होता है, देखो फिर से इसको बता देते हैं। सिमेंटिक मतलब कि जिसका मीनिंग गलत हो, राइट, मीनिंगफुली वो आपका गलत हो उसे हम सिमेंटिक बोलते हैं। जैसे कि देखो इंट x इज इक्वल टू 10, ये देखो इसका सिंटेक्स करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट है, राइट। लेकिन अगर आप इंट x इज इक्वल टू हेलो कर देते हो तब आपका ये सिमेंटिकली गलत है कि नहीं। सिंटेक्स सही है इसका बट सिमेंटिक गलत है, यानी कि इंटीजर टाइप में आप स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हो तो यही होता है आपका क्या, सिमेंटिक फेज एरर। तो मीनिंग इज रॉन्ग, मीनिंग गलत है आपका। इनकम्पैटिबल टाइप ऑफ ऑपरेंड हो सकता है, वो भी अनडिक्लेयर कोई वेरिएबल है, वो भी आपका सिमेंटिक फेज एरर में आता है। नॉट मैचिंग एक्चुअल आर्ग्यूमेंट विद फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, ये भी आपका इसी में होता है। मतलब इसका मतलब ये है, जैसे यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है और यहाँ से फंक्शन की कॉलिंग करो। यहाँ से मान लेते हैं आपने इस फंक्शन की कॉलिंग में इंटीजर आपने ए पास किया, यहाँ से फ्लोट रिसीव कर रहे हो, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। उस टाइप्स का भी जो आपका सिमेंटिक फेज एरर आपका होता है, राइट, जिसकी मीनिंग कुल मिला के गलत है वही है, राइट। जैसे यहाँ पे देखो इंट एक एरे डिक्लेयर किया गया 10 एलिमेंट्स का, एक बी है, अब ए में आप बी स्टोर करना चाहते हो, ये कैसा असाइनमेंट है, राइट। एरे में कैसे कोई इंटीजर कोई वेरिएबल जाके स्टोर हो जाएगा, तो प्रॉब्लम है, राइट। तो इसके लिए भी रिकवरी, अब यहाँ पे इसमें कौन सा रिकवरी होता है, खाली एक ही रिकवरी इसमें हम कर पाते हैं, सिंबल टेबल का, राइट। सिंबल टेबल से इसकी हम रिकवरी कर पाते हैं, कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं। नाउ रिकवरी यूजिंग सिंबल टेबल, राइट। तो आई होप आपको ये सिमेंटिक एरर समझ में आ रहा होगा, जिसका खाली मतलब इतना होता है कि मीनिंग ऑफ अ स्टेटमेंट इज रॉन्ग जस्ट, राइट। प्रोग्राम में लुक द फाइन, प्रोग्राम आपको दिखने में सही लगेगा, सिंटेक्स सही लगेगा, बट इट डज नॉट मेक सेंस लॉजिकली। जैसे ये एग्जांपल यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर करेक्ट है बट मीनिंग गलत है। हाउ आर सिमेंटिक एरर्स डिटेक्टेड, सिमेंटिक एरर कैसे डिटेक्ट होता है इसे यहाँ पे समझते हैं। हाउ आर सिमेंटिक एरर डिटेक्टेड, द सिमेंटिक एनालिसिस, जो आपका यहाँ पे द सिमेंटिक एनालिसिस ऑफ द कंपाइलर चेक करेगा टाइप कंपैटिबिलिटी, वेरिएबल डिक्लेरेशन चेक करेगा, फंक्शन कॉल एंड आर्गुमेंट्स को चेक करेगा, स्कोप चेक करेगा, आइडेंटिफायर की, इतने टाइप से यहाँ पे इसको डिटेक्ट किया जाएगा। एंड यूज करेगा सिंबल टेबल को, कहने का मतलब यहाँ पे जो भी एरर आ रहा है ना, इस एरर को यहाँ पे चेक करेगा सिंबल टेबल का यूज करके, ये सही है कि नहीं। जैसे इंट x इज इक्वल टू हेलो, हेलो असाइन कर रहे हो x में, तो वो चेक करेगा कंपाइलर सिंबल टेबल में क्या x का टाइप स्ट्रिंग है कि इंट है, यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं है तो वो एरर दे देगा, बता देगा, राइट। ये सारी चीज़ें हैं। हाउ सिंबल टेबल हेल्प, सिंबल टेबल कैसे हेल्प करेगा, यहाँ पे
एक सेकंड, हाँ देखो यहाँ पे अनडिक्लेयर वेरिएबल से जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आप कर रहे हो, राइट, जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी कर रहे हो, तो सिंबल टेबल कैसे हेल्प करेगा, सिंबल टेबल सिंपल बोलेगा ए बी नॉट फाउंड, यानी सिमेंटिक एरर है, ए बी आपका डिक्लेयर ही नहीं किया गया है, राइट, जैसे आप ए बी को प्लस कर रहे हो तो ये डिक्लेयर होना चाहिए कहीं ना, तभी तो यूज़ कर पाओगे इसे, तो डिक्लेयर ही नहीं होगा तो सिंबल टेबल में वो होगा नहीं, तो वो बता देगा सिंबल की ए बी नॉट फाउंड, राइट, सिंबल टेबल की हेल्प से उसकी रिकवरी हो जाएगी। दूसरा है टाइप मिसमैच का, ये तो भी बताया जस्ट, सिंबल टेबल सेज कि एक्स इज इंट बट असाइंड वैल्यू इज स्ट्रिंग, इस तरीके से वो एरर थ्रो करेगा, रिपोर्ट करेगा एरर, राइट, तो डिटेक्ट करके मतलब कर रहा है सर आपको, मतलब मैसेज वहाँ पे प्रोवाइड करता है, तो ये सिंबल टेबल कैसे हेल्प कर रहा है समझ में आपको आ रहा होगा। थर्ड है आपका फंक्शन आर्ग्यूमेंट एरर, फंक्शन आर्ग्यूमेंट एरर मतलब यहाँ पे समझ लो इंट ऐड, आप एक ऐड फंक्शन बनाए हो जिसमें कि इंटीजर ए है, इंटीजर भी एज आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहे हो, और यहाँ से क्या कर रहे हो, पास कितना वेरिएबल कर रहे हो, पास आप खाली एक ही वैल्यू पास कर रहे हो, दो वैल्यू वहाँ पे रिक्वायर्ड है ना, एक कर रहे हो, तब भी आप कह रहे हो सिंबल टेबल सेज ऐड नीड्स टू आर्ग्यूमेंट्स, यू प्रोवाइड ओनली वन, राइट, इस तरीके से। तो एग्जाम्पल रिकवरी का यहाँ पे देख लो, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, बता देना है, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 5 दिया है, वाई इज नॉट डिक्लेयर्ड, राइट, वाई इज नॉट डिक्लेयर, ये है आपका, ठीक है, तो इंसर्ट करेगा, रिकवरी क्या होगा, इसलिए मान लेते हैं ये हमारे पास एक कोड राइट किया गया, इसमें मान लेते हैं वाई आपका डिक्लेयर नहीं है और इसे आप ऐड कर रहे हो, राइट, तो आपको एरर मिलेगा, एरर आ गया, मान लेते हैं आपको एरर मिल गया कि वाई इज नॉट डिक्लेयर, इसको रिकवरी इस तरीके से होगा, इंसर्ट करेगा वाई इन द सिंबल टेबल एज वाई इज इक्वल टू 0, यानी डमी एंट्री कर देगा, जैसे वाई आपका डिक्लेयर नहीं था, राइट, सिंबल टेबल में, तो कंपाइलर क्या करेगा ना, डमी वहाँ पे एक वाई इज इक्वल टू 0 करके असाइन कर देगा, जैसे इंटीजर है तो इंटीजर का बाय डिफॉल्ट वैल्यू आपको पता है 0 होता है, तो वो एक डमी एंट्री वहाँ पे सिंबल टेबल में मतलब कि एंटर कर देगा जिससे एरर ना आए, ठीक है, तो y इज इक्वल टू 0 इस तरीके से वो एंटर कर देगा, शो करेगा वार्निंग, लेकिन वार्निंग फिर शो करना स्टार्ट करेगा वेरिएबल y अनडिक्लेयर अज्यूम्ड इंट 0, इस तरीके से आपने काफ़ी टाइम वार्निंग नोटिस किया होगा, कभी अगर आपने पढ़ा है वार्निंग तो समझ में आपको आता है, तो ये हमने देख लिया किस तरीके से यहाँ पे आपका ये सिमेंटिक फेज एरर क्या होता है, इसके जो भी टाइप्स हैं कितने, मतलब क्या किस तरीके से इसको रिकवर कर सकते हैं, ये चीज़ हमने यहाँ पे समझ लिया, ठीक है, तो ये हो गया आपका यूनिट 5 फिनिश, सारी चीज़ें यहाँ पे हमने कवर की, बाकी एरर डिटेक्शन और रिकवरी आएगा तो ये 7 मार्क्स में पूरा आएगा, सब एक्सप्लेन करने के लिए आपसे ये डिटेल्स में पूछेगा, तो सारी चीज़ें आप बता ही पाओगे अच्छे से, कैसे रिकवर करते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, समझ पा रहे हो, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, और किसी भी पॉइंट पर अगर कुछ भी डाउट हो रहा है, नोट्स आपके पास रहेगा, उसे ट्राई करना, रीड करो, प्रैक्टिस करो, चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी, मैंने बहुत डिटेल से बताने की कोशिश किया हुआ है, ठीक है, तो ये हो गया आपका आज का टॉपिक फिनिश, मीन्स कि आपका यूनिट 4 हो गया 100% कंप्लीट, राइट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ द लास्ट यूनिट, दैट इज़ कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड जनरेशन, तो जाके तब तक आप यूनिट 1 से यूनिट 4 तक अच्छे से तैयार कर लो, यूनिट 5 बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा, लास्ट यूनिट, राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना, प्लीज़ लाइक करना, राइट, बाय बाय।